जो फिज़िकल साइंस है, ये फिज़िकल साइंस का जो सिलेबस अगर आप देखेंगे तो बहुत प्रेडिक्टेबल है। मतलब लगभग पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसा आने वाला है इस बार। तो मैं आपको इसमें से 2 टॉपिक बताऊंगा और वो जेपीएससी का जो आपका होने वाला है एग्ज़ाम मेंस का रेगुलर वाला और बैकलॉग, इन दोनों में ये दोनों टॉपिक दिखाई देगा आपको, है ना। मान लीजिए कि वो रेगुलर में नहीं दिखता है एक टॉपिक, तो वो वाला टॉपिक आपको बैकलॉग में दिखाई देगा। और अभी आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा ईजी भी है ना। तो साउंड को तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले इसको एक बार थोड़ा सा सिलेबस देखते हैं। फिजिकल साइंस में आज का हमारा टॉपिक है साउंड, क्योंकि इसको छोड़ के आप जा नहीं सकते हैं। ये टॉपिक ये 3 बार रिपीट हो चुका है पिछले 4 एग्जाम में। मतलब 6 जेपीएससी, फिर बैकलॉग, फिर 7 to 10 जेपीएससी और 11 to 13 में 4 बार जो एग्जाम हुआ तो उसमें से 3 बार रिपीट हो चुका है ये टॉपिक। क्योंकि जो सिलेबस दिया गया है फिजिकल साइंस का, वो सिलेबस ही बहुत छोटा है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का स्कोप ही नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। तो साउंड का जो टॉपिक है आज उसको हम लोग कवर करेंगे शुरू से लास्ट तक। और साउंड में बेसिकली कि साउंड होता क्या है, पहले तो जो सिलेबस में दिया गया है कि प्रोपागेशन, साउंड का मतलब नेचर क्या है, साउंड का कंसेप्ट क्या है, प्रोपागेशन कैसे होता है साउंड का, साउंड के अंदर अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक ये क्या है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इन सब में से मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन अभी तक किन में से आया है। 3 बार जो क्वेश्चन आया है तो किन किन सेगमेंट से क्वेश्चन दिया गया है और किसको छोड़ा गया है। तो इस बार अगर ये एग्जाम में आएगा तो क्या क्वेश्चन आएगा, उसको हम लोग समझते हुए और साउंड का एक विस्तृत जानकारी लेकर के जाएंगे। अभी अगर एग्जाम में हम लोग देखेंगे तो आपका फिजिकल साइंस में ये सिलेबस दिया हुआ है ना। फिजिकल साइंस में सिलेबस है पहला सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो कि एमकेएस, सीजीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। तो इसका एक बार क्वेश्चन आ चुका है और दूसरे बार क्वेश्चन बनाने के लिए ना फिजिकल क्वांटिटी से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बार बार एक ही क्वेश्चन वैसे रिपीट होता है, क्वेश्चन साउंड का ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन कभी कभी मैंने रिपीट करने का। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जैसा टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, उसको आप चाहें तो कर सकते हैं। इसी में अगर देखेंगे डिफिनेशन ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, ग्रेविटी, तो इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है ना। लेकिन इसमें क्वेश्चन आया था ग्रेविटी से, फोर्स से नहीं आया है क्वेश्चन, स्पीड वेलोसिटी से भी क्वेश्चन नहीं आया, ग्रेविटी आ चुका है, मेरे ख्याल से वेट आ चुका है, इम्पैक्ट आ चुका है और एनर्जी आ चुका है। ऐसे करके एनर्जी 2 बार आ चुका है, एक बार पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछ चुका है। लेकिन इस तरह कंसेप्ट आए तो बीच बीच के कुछ कुछ टर्म्स जो है छुटे हुए हैं, जो अगले एग्जाम में आ सकते हैं इस बार के एग्जाम में, तो उसको भी हम लोग समझ लेंगे। फिर है सोलर सिस्टम, बार बार ये भी टॉपिक बहुत बार रिपीट हुआ है। सोलर सिस्टम में ये जितना भी लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स बार बार रिपीट हुआ है। रिलेटिव पोजीशन ऑफ अर्थ विथ रेस्पेक्ट टू सन, ये भी आ चुका है। इसमें मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड मून नहीं आया है ये सेगमेंट, बाकी पूरा आ चुका है। अब इसी में देखेंगे साउंड में, तो साउंड में कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ साउंड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी को छोड़ दें तो बाकी जो है बार बार रिपीट होता है। और क्वेश्चन तो समझ लीजिए ऐसा कॉपी हुआ है कि 11 to 13 जेपीएससी जो पिछले बार जो क्वेश्चन आया था वो जस्ट एकदम कॉपी पेस्ट हो गया था 6 जेपीएससी के क्वेश्चन का। मैं आपको दिखाता हूं। तो इसके हम लोग इसको छोड़ के आप नहीं जा सकते। ये ऐसा टॉपिक है कि इस बार भी आएगा। अगर वो रेगुलर में नहीं आएगा तो बैकलॉग में आएगा। अगर बैकलॉग में मान लीजिए नहीं डालने होगा तो रेगुलर में ही डालेगा। 11 to 13 जेपीएससी के बाद ये बैक टू बैक पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को आप छोड़ के नहीं जाइए। उसी तरह इसके अंदर जो टॉपिक्स है ना, उसको छोड़ के मत जाइए, जिसमें मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड मून है, जो सोलर सिस्टम वाला टॉपिक है। इन सब टॉपिक्स को छोड़ के मत जाइए, क्योंकि एग्जाम में आना निश्चित है। सिलेबस ही इतना बड़ा है तो क्या करेंगे। तो आज हम लोग ये पूरा खत्म कर लेंगे जितना भी है इसके अंदर, और निश्चिंत होकर बैठ जाएंगे कि क्या हमारा एग्जाम में आने वाला है। वैसे इसका जो मेंस मास्टर नोट्स है सारे सेगमेंट का, ये हम कल ही आपको डाल दिए हैं, जिसमें ज़्यादा एम्फेसिस हम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी पे किए हैं, क्योंकि बाकी सारा इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक ये जितना भी है ये बहुत बार एग्जाम में, मतलब 2-3 बार यही पूछा जा गया है। और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इन सब में रिलेशंस वगैरह अभी तक नहीं आए हैं, टाइम पीरियड में रिलेशन ये नहीं आया है। तो अगर साउंड से क्वेश्चन आएगा तो ये टॉपिक जो है उठा करके क्वेश्चन बनाने का ज़्यादा संभावना है। एनीवे, तो ये हमने समझा। अब आते हैं कि प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इसको आप आराम से थोड़ा समझिए कि देखिए, जैसे अगर क्वेश्चन आप देखेंगे तो व्हाट आर इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक, नेम द सोर्सेज ऑफ इंफ्रासोनिक साउंड इन नेचर, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। बड़ा आसान क्वेश्चन दिया हुआ है साउंड से कि इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक साउंड के बारे में बताइए, और इंफ्रासोनिक साउंड का सोर्स क्या है नेचर में, क्योंकि उसका एप्लीकेशन में तो नहीं जा सकते हैं, और एप्लीकेशन अल्ट्रासोनिक साउंड का, अल्ट्रासोनिक साउंड का एप्लीकेशन क्या है, क्या काम में आता है। तो यही सोनार के काम में आता है, जो सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हम लोग करते हैं समुद्र के गहराई पे चीज़ों को पता लगाने के लिए, उसमें इसका ज़्यादा यहाँ दिखाई देगा। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन है
कि व्हाट आर इंफ्रा, ये 11 to 13 जेपीएससी का क्वेश्चन है ना, 11 to 13 जेपीएससी का क्वेश्चन। अगर आप 6th जेपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा तो यहां भी एग्जैक्ट डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन दिया हुआ था 6th जेपीएससी में, क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि व्हाट आर इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड, यहां भी वही दिया है। नेम द सोर्सेज ऑफ इंफ्रासोनिक साउंड इन नेचर, नेम द सोर्सेज ऑफ इंफ्रासोनिक साउंड इन नेचर, describe the characteristic and application of ultrasonic sound, describe the characteristic and application of ultrasonic sound, मतलब डिट्टो सेम टू सेम 100% सेम क्वेश्चन आया था। यानी 6 जेपीएससी का क्वेश्चन रिपीट होकर के 11 to 13 जेपीएससी में आया और एग्जैक्टली सेम टू सेम। तो इस बार चांस कम भी है, साउंड का क्वेश्चन आने का चांस कम भी है, लेकिन और में एक क्वेश्चन दिख ही सकता है, इसलिए हम लोग और वाले में नहीं छोड़ने वाले हैं। और साउंड का ऐसा क्लैरिटी मैं आपको कराऊंगा कि आप इसको ही चूज करिएगा हमेशा जा करके, ठीक है। तो हमारा एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ये हमारा टारगेट है इसमें। और हर क्वेश्चन जो है हम लोग अपने क्लास में या फिर अपने घर पे लिख के जाएं, ये हमारा टारगेट है इस बैच का। तो आइए, ये जो मैंने आपको बताया साउंड का एक और बार जो क्वेश्चन आया है, तो ये 2 बार का हो गया। तीसरे बार जो क्वेश्चन आया था वो कुछ ऐसा था कि व्हाट इज साउंड, साउंड क्या है, एक्सप्लेन इट्स प्रोडक्शन प्रोपागेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्यों? क्योंकि सिलेबस में वही दिया है कि प्रोडक्शन प्रोपागेशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और डिफरेंशिएट बिटवीन ऑडिबल इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ऑडिबल इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक साउंड बहुत बार, ये तीनों बार आ चुका है। बचा हुआ क्या है सिलेबस में से, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब बचा हुआ है कि वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, टाइम पीरियड क्या है, ये सब बचा हुआ है। तो अगर क्वेश्चन बनाना हो और इस बार अगर कॉपी पेस्ट नहीं करना हो जेपीएससी को क्वेश्चन बनाने के लिए, तो जेपीएससी इस बार वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इन सब से क्वेश्चन बना करके दे सकती है, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। एनीवे, तो आई होप पीवाईक्यू देख करके आपको आइडिया लग गया कि कैसा क्वेश्चन इससे आ सकता है। और इस बार हम लोग इसी क्षेत्र में ज़्यादा वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वाले क्षेत्र में ध्यान देंगे। वैसे प्रोपागेशन वगैरह सब कुछ करेंगे, बहुत ईजी है पढ़ना साउंड को, क्योंकि साउंड में बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ ही नहीं है। तो ये टॉपिक बहुत छोटा सा है साउंड का, और उसको हम लोग ऐसा क्लियर करेंगे कि फिर उसमें से कुछ भी पूछे आप उसका बता पाइएगा आंसर। एनीवे, तो आइए पढ़ते हैं साउंड के बारे में। और जैसा कि इस क्लास का, इस वाले बैच का जो मेंस मास्टर बैच है हमारा, उस बैच का जो हम लोगों का प्रथा है कि पहले प्रोबेबल क्वेश्चन कैसा आ सकता है। तो प्रोबेबल क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज साउंड, ये हो सकता है कि इस बार भी दे आपको, क्योंकि पहले पूछा गया था 7 to 10 जेपीएससी में। डिफाइन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, जो कि इस बार के क्वेश्चन में आ सकता है। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड ये अभी तक नहीं आया है साउंड वाले पोर्शन से। और फिर है एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। हिंदी में ध्वनि क्या है, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और आयाम को परिभाषित कीजिए। माने वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को परिभाषित कीजिए, और ध्वनि तरंग के वेग, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के बीच में क्या संबंध है उसको स्पष्ट कीजिए। तो इसको हम लोग समझने का ज़्यादा एम्फेसिस इसको करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे पूरा प्रोपागेशन भी, उसके बारे में, साउंड होता क्या है इसके बारे में भी, और इन सारी चीज़ों के बारे में। तो ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन इस बार का हो सकता है। ये क्वेश्चन इस बार नहीं तो हो सकता है आपको बैकलॉग के एग्जाम में दिखाई देगा, लेकिन दिखाई ज़रूर देगा साउंड का टॉपिक, है ना, क्योंकि साउंड के अलावा और बचा ही क्या आपके सिलेबस में, देख सकते हैं आप वहाँ पर, क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा सा है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब साउंड के बारे में। और यहाँ से मामला कुछ ऐसा होता है कि साउंड होता क्या है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ यहाँ पर कि साउंड समझने से पहले वेव को समझिए, है ना। और जितने ही बच्चे हैं जो है, मान लीजिए कि थोड़ा सा नॉन साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, उनको हो सकता है कि वेव और ये चीज़ें का फिजिकल मीनिंग समझ में नहीं आता है। जैसे हम बोले कि मैंने तरंग, तरंग मतलब क्या होता है, तो उनको लगता है कि ऐसे से जो बहता जाता है वो तरंग है। लेकिन तरंग का फिजिकल विजुअलाइजेशन दिमाग में क्या होना चाहिए, वो चीज़ समझने का पहले प्रयास करते हैं। फिर आते हैं ध्वनि के कंसेप्ट को, आप ऐसे ही समझ जाइएगा बहुत ईजिली। तो इसको, ध्वनि को समझने के लिए पहले जरूरी है कि तरंग को समझा जाए, मतलब वेव होता क्या है एक्चुअली, उसको समझा जाए। जैसे देखिए, वेव का मतलब क्या है, वेव यानी तरंग किसको कहते हैं, वेव या तरंग का मतलब क्या है, बड़ा आसान मतलब है इसका। वेव जो होता है वो एक अदृश्य एनर्जी है, माने एनर्जी को ट्रांसफर करता है, वो अदृश्य है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे कुछ डोमिनो ब्लॉक्स रखा है। डोमिनो ब्लॉक्स का मतलब होता है कि जैसे एक के बाद एक खड़ा रहता है, आप उसको एक को पुश करेंगे तो सब गिर जाएगा। जैसे देखिए, ये मान लीजिए कि कुछ डोमिनो ब्लॉक्स हैं, ऐसे करके रखे हुए थे यहाँ पर, और उसको हमने पुश कर दिया, वो एक के ऊपर एक रखा हुआ था और सब गिरता चला जा रहा है फाइनली यहाँ तक। जैसे ही आपने इसको पुश किया तो एक ब्लॉक दूसरे को गिराते जा रहा है, गिराते जा रहा है, गिराते जा रहा है, ऐसे करके। इसको कहते हैं डोमिनो इफेक्ट, डोमिनो।
डोमिनो। अब इसमें देखिए तरंग कैसे समझ पाएंगे आप लोग इसको। तो ये जो डोमिनो का ब्लॉक है, अगर आपने इस वाले को धक्का दिया और आपको क्या दिखता है कि इस जगह पे वो फॉल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी जो आपके धक्का देने का एनर्जी था वो यहां तक पहुंच चुका है। लेकिन ये जो ब्लॉक है, जो पहले वाले ब्लॉक पे जिस पे आपने धक्का दिया था, ये अपनी ही जगह पे है। यानी तरंग का मतलब क्या है कि तरंग जो है एनर्जी यहां से यहां तो पहुंच जाती है, लेकिन पार्टिकल्स जो उसके बीच में होते हैं वो वहीं तक रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने यहां से इसको पुश किया, पुश करने के बाद ये चीज को उठा करके यहां तो नहीं लेके जा रहे हैं, लेकिन आपने जिस एनर्जी से यहां पुश किया वही एनर्जी इस जगह पे जरूर महसूस हुआ, ग्राउंड पे जहां वो गिरा, अंतिम ब्लॉक जहां पे गिरा। तो इसी को हम लोग वेव कहते हैं कि वेव जो है बेसिकली एक ऐसा इनविजिबल अज्ञात टाइप का वो एक एंटिटी है जिसको आप यहां से वहां एनर्जी को तो ट्रांसफर कर लेता है, लेकिन पार्टिकल्स उसके अंदर जो मूवमेंट करते हैं, पार्टिकल्स यहां से वहां मूव नहीं करते, पार्टिकल्स यहीं रहेंगे और यहीं रहेंगे। अब मान लीजिए इसको हटा दीजिए और यहां पे लगा दीजिए एयर को, एयर मॉलिक्यूल्स। मान लीजिए यहां से यहां तक में कुछ एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे करके मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स। तो अगर आपने यहां से कुछ मान लीजिए कि वाइब्रेशन दिया, माने कोई शक्ति ऐसे लगा के पुश किया, तो होगा कि अगर वो वेव है तो यहां से पुश किया है और अगर यहां एनर्जी मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ये वाला जो एयर मॉलिक्यूल है अपने बगल वाले को धक्का देगा, ऐसे करके धक्का दिया, बगल वाला इसके बगल वाले को धक्का दिया, लेकिन ये वेव ये कहीं नहीं जाने वाला एयर का मॉलिक्यूल। एयर का मॉलिक्यूल अपनी ही जगह पे रहेगा, वो सिर्फ अपने दूसरे बगल वाले को वो भी पुश कर देगा, फिर वो अपने बगल वाले को पुश करेगा, फिर वो अपने बगल वाले को पुश करेगा। तो ये जो मूवमेंट है इसके वजह से वेव क्रिएट होती है। मतलब आपको एनर्जी यहां तक महसूस हो जाएगा, एनर्जी यहां तक पहुंच गया, लेकिन वो इस तरह से। तो वेव क्या है? एक ऐसा अज्ञात इस तरह का या ऐसा एंटिटी है जो कि बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर करा सकता है विदाउट द मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल का मूवमेंट करने का जरूरी नहीं है। ये तो एक टाइप के वेव के बारे में हमने बोला। ये वेव को, इस तरह के वेव को हम लोग मैकेनिकल वेव कहते हैं, मैकेनिकल वेव। क्लियर? तो वेव दो टाइप के होता है, तरंग दो टाइप का हो सकता है। एक होता है मैकेनिकल वेव, एक हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले वो है मैकेनिकल वेव। फिर भी आपके माने इन्फॉर्मेशन के लिए मैं दोनों वेव के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं। फिर चलते हैं साउंड के ऊपर कि जो वेव का दो टाइप मैंने बोला, एक है मैकेनिकल वेव्स। ये मैकेनिकल वेव्स इसका नाम क्यों है? क्योंकि इनको इस तरह के मॉलिक्यूल्स का जरूरत पड़ता है कि मान लीजिए हमको यहां से यहां एनर्जी को पहुंचाना, तो हमको एक को धक्का देना होगा। बिना इस डोमिनो ब्लॉक्स के एनर्जी वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। मतलब इसको जो है यहां से ट्रांसफर कराने के लिए हमें इन तरह के कैरियर्स का जरूरत पड़ेगा, मतलब पार्टिकल्स का जरूरत पड़ेगा, यानी मीडियम का जरूरत पड़ेगा। तो जो मैकेनिकल वेव्स होते हैं वो मीडियम के थ्रू ही प्रोपागेट करते हैं यहां से वहां, बिना मीडियम के वो प्रोपागेट नहीं कर सकते। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इस तरह के पार्टिकल्स का कोई भी जरूरत नहीं पड़ता है। माने उनको कोई पार्टिकल का जरूरत नहीं है, वो सेल्फ प्रोपागेटिंग है। वो खुद ही इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बनाते बनाते खुद ही चले जाएंगे। क्लियर? मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लीजिएगा आपका टॉर्च है, ये लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट टॉर्च है। तो आपने क्या किया, ये टॉर्च जलाया। वैसे आज का हमारा ये टॉपिक नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है हमारा टॉपिक नहीं आज का, फिर भी हल्का सा जान लेते हैं कि जैसे आपने टॉर्च जलाया तो अब देखेंगे कि टॉर्च के अंदर से लाइट जो है यहां से वहां पहुंचना है, लेकिन है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या काम है? एनर्जी वहां से वहां लेके जाना बिना किसी मीडियम के। इसको एयर का जरूरत वगैरह नहीं है। तो ये कैसे जाएगा? यहां से सिंपली देखिए मूवमेंट करेगा कि टॉर्च हमने जलाया और ये खुद ही इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बनाते 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 वहां तक पहुंच जाएगा। बीच में एयर हो ना हो, वैक्यूम हो, कुछ भी हो, वो वहां से वहां अपना ही इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बनाते बनाते पहुंच जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए, लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगा। लेकिन मैकेनिकल वेव अगर वहां पे चलेगा तो मैकेनिकल वेव के लिए ये होना चाहिए, उसके लिए मीडियम होना चाहिए, उसके बिना वो चल नहीं सकता है। क्लियर? तो ये था मामला। तो एनीवे, अगर हमने वेव को समझ लिया है, खास तौर पे हमने अगर मैकेनिकल वेव को समझ लिया है, तो फिर हमारा आगे का राह बहुत आसान है, क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है ना। जिस वेव को प्रोपागेट करने के लिए, मैंने यहां से वहां एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए, चलने के लिए इस तरह के मीडियम का जरूरत पड़ता है। स्पेशली एयर हो, पानी हो, कुछ भी हो, सॉलिड हो, जैसा भी मीडियम हो, वहां से वहां तक उसको जाने के लिए मीडियम का जरूरत पड़ता है। इसको हम लोग कहते हैं साउंड।
आइए समझे साउंड के डेफिनेशन से कि साउंड क्या है। एक मैकेनिकल वेव है, ध्वनि एक मैकेनिकल यांत्रिक तरंग है जिसको प्रोपगेट करने के लिए एक मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है, जैसे हवा, पानी, किसी भी तरह का वहां मॉलिक्यूल होना चाहिए ताकि ये जो वेव है इसके ऊपर ही, माने यहां से वहां, क्योंकि वेव का मतलब क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर। कोई पार्टिकल होगा तो पार्टिकल क्या करेगा, एक दूसरे को धक्का दे के एनर्जी वहां तक पहुंचा देगा। जैसे मान लीजिए कि एक लाइन लगा हुआ है और बच्चे उसमें खड़े हैं, उस लाइन में ऐसे करके लाइन में खड़े हैं सब लोग, और ये सारे के सारे पार्टिकल हैं। और वेव का मतलब क्या है कि एक बच्चा जो है अगले वाले बच्चे को धक्का देगा ऐसे करके, तो क्या होगा, सारे अगर अगले वाले को धक्का देंगे तो सब लोग गिरेंगे। तो फाइनली आपको एनर्जी यहां तक महसूस हो जाएगा, वही अज्ञात से एनर्जी यहां महसूस हो जाएगा जो यहां से चल के जा रहा था, लेकिन पार्टिकल अपने ही जगह पे रहेंगे, अपने जगह पे वाइब्रेट करते रहेंगे। इसी को हम लोग मैकेनिकल वेव कहते हैं। तो बड़ा आसानी से समझ में आ गया कि ये एक यांत्रिक तरंग है जो किसी मटेरियल मीडियम या भौतिक माध्यम, एयर, वाटर, सॉलिड, किसी भी माध्यम के थ्रू ही प्रोपगेट कर सकती है, अदरवाइज वो नहीं कर सकती है। तो ध्वनि के लिए किसी न किसी माध्यम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मान लीजिए कोई वैक्यूम ले लेंगे जहाँ कोई भी माध्यम नहीं है तो ध्वनि उसके बियॉन्ड नहीं जा पाएगी। जैसे अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में मान लीजिए कि कुछ नहीं है, सॉलिड लिक्विड गैस नहीं है, और वहाँ आप चाहते हैं कि ध्वनि हम बोल करके वहाँ से वहाँ पहुँचा दें, तो ध्वनि वहाँ से वहाँ नहीं जा पाएगी, क्योंकि वहाँ तो एयर मॉलिक्यूल के पुश करने से ही आगे बढ़ता है उसका वेव। तो मैकेनिकल वेव्स जहाँ पर एब्सोल्यूट वैक्यूम होता है, जहाँ पर पूरा खाली होता है जगह, वहाँ पर वो प्रोपगेट ही नहीं करते हैं, आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बढ़ सकती है क्योंकि उसको मीडियम का जरूरत नहीं। एनीवे, तो हमने डेफिनेशन समझा कि साउंड का डेफिनेशन क्या है, कि साउंड होता क्या है। साउंड एक मैकेनिकल तरंग है, मैकेनिकल वेव है जो बेसिकली किसी न किसी मीडियम से ही पास कर सकती है, और वैक्यूम में ये पास नहीं कर सकते। तो एग्जाम में लिखने के लिए जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप उसको लिख सकते हैं। जो हमने यहाँ समझा कि साउंड इज ए मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव, एग्जाम में लिखने के लिए आप सिंपल मैकेनिकल वेव नहीं, उसमें लॉन्गिट्यूडनल भी जोड़ दीजिएगा। अभी आपको समझा देता हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या है, बड़ा आसानी समझ में जाएंगे। एनीवे, प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज, और जो प्रोपागेट करने के लिए किसी न किसी, विच प्रोपागेट्स थ्रू ए मीडियम, ये आपका एग्जाम का डिफिनेशन बनेगा कि जो ध्वनि है एक तरह का यांत्रिक लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य तरंग है जो बेसिकली किसी भी कंपन करने वाली वस्तु से उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए ये पेन है और इस पेन को हमने कंपन कराई, ये वाइब्रेट करेगा ऐसे करके। अब ये वाइब्रेट करने से ध्वनि उत्पन्न होगी। क्यों ध्वनि उत्पन्न होगी? क्योंकि जैसे ही ये वाइब्रेट करेगा इसके पास जो एयर के मॉलिक्यूल होंगे वो भी वाइब्रेशन में आ जाएंगे, वो बगल वाले को वाइब्रेशन में लाएंगे, वो बगल वाले को वाइब्रेशन में लाएगा। ऐसे करते 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 ध्वनि आगे तक बढ़ती है। तो ध्वनि एक वैसी तरंग है जहां पर मीडियम हो, एयर है यहाँ पर, जो इसके पार्टिकल्स हैं यहाँ पर। एयर में क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो गैस के अपने पार्टिकल होते हैं। अगर आपने यहाँ पे वाइब्रेशन कराया तो एयर मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन आएगा और आपका तरंग आगे तक बढ़ सकता है। एज सिंपल एज दैट। तो हमने यहाँ ध्वनि के बेसिक डिफिनेशंस को समझा, एग्जाम में क्या लिखना है उसके बारे में भी समझा। अब थोड़ा सा आगे उसको और विस्तार से देखेंगे तो और क्लैरिटी बनेगा। जैसे देखिए इस वाले डायग्राम में यहाँ पर ये जो फोर्क है, इसको मैं ऐसे करके मान लीजिए ट्यूनिंग फोर्क इसको कहते हैं, इसको यहाँ वाइब्रेट करा रहे हैं। तो देखिएगा एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ दिया हुआ है। एयर मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं इस वाले डायग्राम को ताकि क्लैरिटी से दिख जाए, है ना। अब देखिए एयर मॉलिक्यूल्स के साथ हो क्या रहा है। यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क दिख रहा है ना, कि उसको और गहरा बना दे थोड़ा सा। ये मान लीजिए ब्लैक कलर से बना देते हैं इसको। ये हो गया आपका ट्यूनिंग फोर्क, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा वाइब्रेशन दे रहे हैं कि अभी ये स्थिर पोजीशन में है ट्यूनिंग फोर्क। अभी यहाँ पे क्या किया हमने, वाइब्रेशन दिया। देखिए ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ है, वाइब्रेशन दिया गया जैसे ही, तो ये क्या करेगा, जो बगल में इसके एयर मॉलिक्यूल्स थे उनको थोड़ा सा दबाएगा, माने कंप्रेशन करेगा, उसका कंप्रेस कर देगा उसको। कंप्रेस करने से क्या होगा कि ये थोड़ा सा दबा, और जब ये उधर जा रहा होगा तो ये वाले जो कंप्रेस हुए, मतलब अगर मान लीजिए कि दो बॉल रखा है, कंप्रेशन का मतलब कि ये दोनों बॉल को हम पास लाने का कोशिश करते हैं। ये दो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, कंप्रेशन के समय क्या हो जाएगा कि दोनों को हमने पास लाया, वो इस स्थिति में पहुंच गया है। और ये जब एक स्थिति में पहुंचेगा तो जैसे ही टकराएगा तो फिर दोनों अलग जाएंगे। तो यानी ये टकराएगा और फिर दोनों अलग जाएंगे। तो इस स्थिति में पास में आए और फिर ऐसे करके अलग गए। जैसे ही वो ऐसे करके अलग गए तो अपने बगल वाले को वो दबाने का कोशिश करेंगे, और जब बगल वाले को दबाएंगे तो ये तो रिलीज हो जाएगा लेकिन बगल वाला दब जाएगा ऐसे करके। और फिर क्या होगा कि वो फिर जैसे खुलेगा तो अपने बगल वाले को दबाएगा,
वो जैसे ही खुलेगा अपने बगल वाले को दबाएगा। इस तरह से वेव का प्रोपागेशन होता है, और आपको वहां पर तरंग जो है उस तरफ आप खड़े रहेंगे तो आपके कान से आप सुन सकते हैं कि एक ट्यूनिंग फॉर्क में हमने क्या किया, इसको ऐसे मारा तो ये बगल वाले मॉलिक्यूल्स को दबाया, इसके दबने के और खुलने के वजह से क्या होगा, बगल में दबाव पड़ेगा, ऐसे होगा। तो एक बार में इसमें प्रेशर होता है, इसको कहते हैं कंप्रेशन, कंप्रेशन। और ये जैसे ही खुलेगा ये हो जाएगा रेरिफैक्शन। एक बार इसमें दबाव पड़ेगा और एक बार खुलेगा, स्प्रिंग के जैसा। एक बार हमने दबा दिया, अब ये खुलेगा तो क्या करेगा, स्प्रिंग दब गया, खुलेगा तो बगल वाले को धक्का देगा, तो बगल वाला दब जाएगा, ये खुल जाएगा। इस तरह से मॉलिक्यूल्स में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो हमने क्या देखा कि एक टाइम पे यहां कंप्रेशन होता है और दूसरे टाइम पे रेरिफैक्शन होता है इस जगह पे। क्लियर? तो इसको आप एकदम इसी तरह से आसानी समझ सकते हैं कि ध्वनि की तरंग कैसे चलती है। ये एयर मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल कहीं नहीं जाएंगे, है ना। सबको लगता है कि एयर मॉलिक्यूल को अगर हमने मान लीजिए यहां से कोई कंपन दिया, किसी चीज में कंपन होगा तभी जाके वो इधर से उधर जाएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि एयर मॉलिक्यूल यहां से वहां ट्रेवल करेगा और उसको सुनाई देगा। वैसा नहीं होता है, एयर मॉलिक्यूल अपने जगह पर रह जाएगा और ये सिर्फ बगल वाले को धक्का देगा, फिर उसका बगल वाला उसको धक्का देगा, और इस प्रक्रिया के जरिए वेव जो है ट्रैवल करती है। इसलिए हवा जो ध्वनि है उसका अपना एक वेग होता है, स्पीड होता है, कि जितनी स्पीड से आपने उसको ट्रैवल कराना है करा सकते हैं। तो बेसिकली जो साउंड वेव है उसका प्रोपागेशन, उसका उत्पत्ति और उसका आगे बढ़ना इस प्रकार होता है। हवा के मॉलिक्यूल्स को एक बार सब दब जाएंगे, फिर जैसे ही खुलेंगे फिर वो आगे वाले को दबाएगा, फिर जैसे ही वो आगे वाला दब जाएगा तो फिर वो ऐसे खुलेगा, फिर वो बगल वाले को दबाएगा, वो दोनों चप जाएंगे, ऐसे करके आगे जाता रहेगा। तो एक बार जब इस पर दबाव पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं कंप्रेशन, और दूसरे बार जब वो खुलता है तो उसको हम लोग कहते हैं रेरिफैक्शन। कितना आसान चीज है। तो खुलना बंद होना, बंद होना खुलना हो करके वेव जो है वो आगे बढ़ती रहती है ऐसे करके। क्लियर? तो चलिए, ये हमने समझा यहां पर कि बेसिकली ध्वनि जो है आगे किस तरफ प्रोपागेट होती है। अब उसी में देखिए एक और डायग्राम है जहां पर एक स्पीकर लगा हुआ है। तो स्पीकर क्या करता है, वाइब्रेशन। क्योंकि जो चीज वाइब्रेट नहीं करेगी, वाइब्रेशन करने का मतलब कि ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना, अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो आना जाना, इसको हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं। तो जब भी कोई चीज वाइब्रेट करेगी तभी जाकर के साउंड उत्पन्न होगा, बिना वाइब्रेशन के साउंड उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो मान लीजिए स्पीकर का जो कोन, ये कोन वाला हिस्सा है वो वाइब्रेट करता है। आप देखिएगा वहां पर पानी का बूंदे रख दीजिए तो उसको ऐसे धक्का लगाएगा, या कोई चीज रख दीजिएगा छोटा छोटा हल्का हल्का पेपर, तो उसको भी ऐसे करके धक्का लगा के पुश करता है। तो ये जैसे ही इस तरह का वाइब्रेशन में आएगा वैसे ही वही कंप्रेशन और रेरिफैक्शन शुरू हो जाएगा। मतलब ये हवा के मॉलिक्यूल्स को दर्शाया गया है इस वाले डायग्राम में। तो हवा के मॉलिक्यूल्स में क्या होगा कि जैसे ही वो वाइब्रेशन स्टार्ट करता है, कंपन शुरू होगा, तो हवा का मॉलिक्यूल्स एक बार दब गया, और दबने के बाद वो स्प्रिंग जैसा है क्योंकि वो अपने मीन पोजीशन से इधर गया है अंदर की तरफ। तो जैसे ही वो खुलेगा, माने अब यहां पे खुला तो अगले वाले को दबा देगा, तो ये अगला वाला दबा, ये खुला तो फिर अगले वाले को दबाएगा, ये खुला तो अगले वाले को। इसी तरह से वेव का प्रोपागेशन होता है, साउंड वेव का प्रोपागेशन होता है, और फाइनली आपको वो एनर्जी यहां तक पहुंच जाएगी, है ना। जो पार्टिकल जहां था, ये जो पार्टिकल यहां थे, तो ये अभी भी यहीं पर है, यहीं पर है, इनका जगह नहीं बदला है। इन्होंने बस क्या किया है, अपने एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया है आगे की तरफ। क्लियर? और जिसको हमने वेव के फॉर्मेट में दर्शाया कि यहां पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन। ये जो हिस्सा है जहां पे दबाव पड़ता है उसको हम लोग कंप्रेशन कहते हैं, जहां पे खुला हुआ हिस्सा है ऐसे करके उसको हम लोग रेरिफैक्शन कहते हैं। क्लियर? एनीवे, तो इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। रेरिफैक्शन का हिंदी मतलब विरलन हो गया, और कंप्रेशन का हिंदी में मतलब संकुचन हो गया। कंप्रेशन मतलब संकुचित करना, विरलन करना मतलब फैलाना, रिफ्रैक्शन करना। तो एयर मॉलिक्यूल्स के संकुचित होने और फैलने से ही ऐसे करके वो वेव का एनर्जी जो है आगे जाता है, और फिर उसके बाद कान में सुनाई देता है। अब कान में आवाज कैसे सुनाई देती है, तो प्रोपगेशन तो हो गया वेव का। जब ये कान तक पहुंचेंगे वेव, उसके बाद क्या होगा। अब ये जब कान तक आते हैं तो देखिए कान में कैसा सिस्टम बना हुआ है हमारे, कि कान में भी कुछ कंपन वाला हिस्सा बना हुआ है। जैसे ये कान में जब आया, उसी तरह से ये एयर मॉलिक्यूल्स के साथ एनर्जी वहां तक पहुंच चुकी है, वही एनर्जी क्या करेगी, फाइनली आपके ईयर ड्रम को हिलाएगी। जब ये ईयर ड्रम को हिलाएगी तो इसके अंदर में ऑसिकल बने, श्रवण अस्थियां बनी हुई है। इनका काम क्या करना है, उसको एम्पलीफाई करना है, बढ़ा देना आवाज को।
वो जब बड़ी हुई, वही चीज हो रहा है वहां पर, वही एनर्जी है। जब ये एनर्जी आगे जाएगी तो यहां लिक्विड जैसा एक एरिया है, कॉक्लिया कहते हैं। इस लिक्विड वाले एरिया के आसपास जो एरिया बना हुआ है उसमें छोटे छोटे बाल जैसे तत्व है, ऐसे करके हेयर जैसे। जब ये लिक्विड में कंपन शुरू होगा बेसिकली, तो ये क्या करेंगे, इन बालों को ये सिग्नल देंगे। ये बाल ही वो सिग्नल लेकर के दिमाग तक पहुंचाते हैं कि यहां पर कुछ आवाज हुआ है, तभी उसको कान समझ पाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने ताली बजाया जोर से और किसी ने सीटी बजाया, तो सीटी बजाने में जो कंपन होगा यहां पर वो अलग तरीके का होगा, और फाइनली जो हेयर को सिग्नल मिलेगा, इस वाले हेयर को, छोटे छोटे हेयर को, वो जाकर के दिमाग तक पहुंचाएगा कि कोई सीटी बजाया है, माने उसका फ्रीक्वेंसी हाई है। और कोई ढोल बजाएगा या कोई ताली बजाएगा, इसका मतलब उसका फ्रीक्वेंसी लो है, दोनों साउंड में डिफरेंशिएट कर पाएगा वो। तो वही हम लोग आगे समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी हाई लो का मतलब क्या होता है और वो चीजें। तो मतलब प्रक्रिया क्या है फाइनली साउंड का, कि साउंड क्या करती है, एक वाइब्रेटिंग मीडियम से शुरू होती है, मतलब जहां भी वाइब्रेशन शुरू हो वहां से वो स्टार्ट होती है। एयर मॉलिक्यूल्स भी उसके साथ वाइब्रेट करने लगते हैं। अपना एनर्जी जब वो एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे ऐसे करके, तो बगल वाले एयर मॉलिक्यूल्स को भी धक्का लगाएंगे, वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। इस तरह सारे के सारे वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। और इसी वाइब्रेशन के क्रम में एक बार होगा संकुचन, कंप्रेशन, और एक बार ये फैलेगा, एक बार संकुचन फैलेगा, माने स्प्रिंग के जैसा आगे बढ़ता हुआ वो जाता है। तो एयर मॉलिक्यूल्स कहीं नहीं जाएंगे, हाँ, लेकिन एनर्जी यहां से लेकर के कान तक जरूर पहुंच जाएगी, जिसको हम लोग डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेव जरूरी नहीं कि ऐसा कोई तरंग चलता है ना, ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, कि एक डायग्राम में साइनोसोइडल वेव, मतलब अगर आप इसको प्लॉट करिए, एक साइन फंक्शन है। चलिए फंक्शंस वाले में नहीं जाते, फिर वो कॉम्प्लेक्स होने लगेगा कि सर्कुलर फंक्शन कैसे होते हैं, साइन फंक्शन से कैसे वेव को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है कि एग्जाम में हमको अंडरस्टैंडिंग कितना है साउंड का और वेव का। वेव अगर आपको फिजिकली नजर आने लगा कि वेव क्या होती है, कि एनर्जी ही ट्रांसफर होता है वेव के अंदर में, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स, अगर वो मैकेनिकल वेव है तो मॉलिक्यूल्स के दबने और खुलने से ही आगे जाके बढ़ती है। बहुत आसान सा चीज है, क्लियर। और जब वो कान तक पहुंचेगी तो कान तक पहुंचने के बाद फिर उसके अंदर ईयर ड्रम में वाइब्रेशन पैदा करेगी, ये भी कर्ण का पर्दा है। ये वाइब्रेशन यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा, और फिर आगे जाकर के ये जो लिक्विड वाला एरिया है, उस लिक्विड से वो हेयर जो छोटे छोटे बाल टाइप के होते हैं अंदर में, वो एकदम माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उन बालों से फिर वो दिमाग तक सिग्नल जाता है कि किस तरह का वो साउंड है, या साउंड है भी या नहीं। अगर कंपन नहीं हो पाएगा यहाँ पे तो साउंड रिसीव नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए किसी का ईयर ड्रम कोलैप्स कर जाता है, ईयर ड्रम टूट जाता है, तो फिर ये आगे वाला प्रक्रिया खत्म हो जाएगा ना, उसका ईयर ड्रम ही टूट गया है अगर तो कई बार एक्सीडेंट में या मारपीट के दौरान या किसी भी दूसरे कारण से कभी कभी जो कान का ये जो पर्दा होता है फट जाता है, और फटने के कारण फिर लोग सुन नहीं पाते हैं ठीक से चीज़ों को, है ना। तो ये पूरा एक प्रक्रिया है साउंड का हमारे कान तक पहुंचने में। तो ये कान वाला हिस्सा तो नहीं दिया है आपके सिलेबस में, नहीं आएगा, लेकिन फिर भी समझने के लिए कि कान में आवाज़ पड़ती कैसे, सुनाई कैसे देती है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा मैंने ब्रीफली, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, कि ये क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें फंक्शन, क्योंकि हर जगह में अगर विस्तार से आप जानना चाहेंगे तो हर एक का कुछ ना कुछ फंक्शन दिखाई देगा आपको। तो हम उतने विस्तार में नहीं गए, लेकिन फिर भी हमने समझ लिया कि साउंड उत्पन्न। तो अब इसको कंक्लूड करिए, जो ये इंट्रोडक्शन वाला भाग था कि साउंड कैसे उत्पन्न होती है, साउंड है क्या। तो साउंड एक मैकेनिकल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल अभी समझाता हूँ मैं क्या होता है। साउंड एक मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और ये एक ऐसा वेव है जो किसी मीडियम के थ्रू ही प्रोपगेट होती है, क्लियर। और मीडियम के थ्रू प्रोपगेट होकर के हमारे कानों तक पड़ती, जो हमको सुनाई देता है। तो इसके इंट्रोडक्शन में अभी तक हमने ये समझा, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग करने के लिए एक साइन फंक्शन वाला कर्व दिखाते हैं, जो ऐसा है। ये रिप्रेजेंट करता है दबाव को जब दबते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा ये रिप्रेजेंट करता है खुलने को, दबाव खुलना, दबाव खुलना, क्लियर। और इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। तो साउंड का हमने समझ लिया कि साउंड एक कैसा वेव है, बेसिकली वो किसी न किसी तरीके से हमारे वाइब्रेशंस पे ही निर्भर करता है। तो साउंड प्रोड्यूस कैसे होगा, जो अब तक मैंने आपको बोला कि साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशन जरूरी है, कि व्हाट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस साउंड। ये एकदम सबसे बुनियादी क्वेश्चन आपसे पूछे तो सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए कि किसी भी चीज में कंपन करना जरूरी होना चाहिए। एक वाइब्रेटिंग चीज ही साउंड को प्रोड्यूस कर सकती है।
तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि तबला कोई बजा रहा है, एग्जाम्पल से ये सब एग्जाम्पल कि साउंड किसी ना किसी वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होता है, ये उसके एग्जाम्पल है। कि जब तबला है इसको आपने ढोल पे ऐसे करके मारा तो ये क्या होगा, इसका जो ऊपर का ये परत है तबले का, जो मेम्ब्रेन है, झिल्ली जिसको कहते हैं, वो वाइब्रेटिंग करने लगेगा। वाइब्रेशंस में आएगा तो अपने आसपास के हवा को वही संकुचन और रेरिफेक्शन कराता रहेगा, विरलन, संकुचन विरलन, संकुचन विरलन, और कान माने जो ध्वनि है वो तरंग हमारे कान तक पहुंच सकती है, हमको सुनाई दे जाएगा वो चीज। क्लियर। उसी तरह स्पीकर है तो उसका कोन देखिए वाइब्रेट करता है, हमको आ जाता है। और जो हम बोल रहे हैं, माने हम लोग सब कोई जो बोल रहे हैं, तो बेसिकली वो वोकल कोड, जो स्वर रज्जु है, वोकल कोड, वो वाइब्रेट करता है। वो वाइब्रेट करेगा तभी आवाज उत्पन्न होती है। क्लियर। तो आपके लिए मुंह खोलना जरूरी नहीं, आप वाइब्रेशन जो होगा यहीं से सुन सकते हैं, माइक हम लोग यहीं लगा करके सुन सकते हैं उसको। वोकल कोड का वाइब्रेशन, उसकी वजह से एयर मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन, और फाइनली आकर के आपको वो ध्वनि सुनाई देती है। तो किसी भी जगह पे वाइब्रेशन होना, कंपन होना ही ध्वनि को उत्पन्न करा सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई और मेथड नहीं है। और ध्वनि को प्रोपगेट करने के लिए फिर से समझ जाइए कि कोई ना कोई मीडियम चाहिए, या हवा दे दीजिए, पानी दे दीजिए, या कुछ भी गैस दे दीजिए, माने हवा तो गैस ही हो गया, सॉलिड दे दीजिए, अन्यथा वो प्रोपगेट नहीं कर पाएगी। माने मॉलिक्यूल होना चाहिए, वही मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा तो अगले वाले को धक्का लगाएगा और साउंड वहां तक सुनाई देगा, अदरवाइज नहीं हो सकता है। एब्सोल्यूट वैक्यूम में वो नहीं सुनाई दे सकता है। तो ये हमने क्या समझा कि प्रोडक्शन, साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो बस वही वाला डायग्राम मैंने दोबारा से यहां पर लगाया है, जिसको मैं पहले ही समझा चुका हूं कि ये कंप्रेशन और रैरिफैक्शन से होता है। चलिए, यानी स्रोत क्या है, एवरी साउंड वाइब्रेशन ही उसका स्रोत है। नो वाइब्रेशन मीन्स नो साउंड। क्लियर, कंक्लूड कर लिए, समझ लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ और भी चीजें देखते हैं। अब ये साउंड ट्रैवल कैसे करेगा, जो मैं तब से आपको बता रहा हूं कि ये किसी भी तरह से ट्रैवल करता है। एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल को धक्का देती है, एक पार्टिकल, जैसे मान लीजिए एक एयर का पार्टिकल है, हमने क्या किया यहां पर, मान लीजिए ताली बजाया ऐसे करके, या कुछ ना कुछ वाइब्रेशन किया। यहां पर वाइब्रेशन करने से हमने क्या किया, इसको कैसा मोशन दिया कि अब ये ऐसे करके वाइब्रेट हो रहा है। जब ये ऐसे वाइब्रेट होगा तो बगल वाले मॉलिक्यूल को धक्का देगा एक बार में, धक्का देकर कैसे, तो वो भी अब ऐसे वाइब्रेट हो रहा है। तो एक बार दोनों पास आएंगे, दूसरे बार दोनों दूर जाएंगे, पास आएंगे, दूर जाएंगे, तो सेम यही चीज रिपीट होगा वहां तक, अंत तक, और फाइनली आपको आवाज सुनाई देगा। तो जो जिस समय से मैं क्लास ले रहा हूं, एक ही चीज बार बार दोहरा रहा हूं ताकि दिमाग में सेट हो जाए कि साउंड यहां से वहां प्रोपगेट करता कैसे है। ठीक है ना, स्रोत से लेकर के आगे किस तरह बढ़ता है। अब जैसे देखिए ट्रांसफर ऑफ साउंड एनर्जी, वही चीज है कि ये स्रोत जो है बोला, इसके जो वोकल कोड्स हैं, जो वहां से आवाज निकली, कंपन हुआ इसके अंदर में, वो कंपन हवा को पुश करता हुआ यहां तक आपको फिर सुनाई दे जाएगा। क्लियर, कोई मुश्किल नहीं। तो यानी साउंड का प्रोडक्शन और प्रोपगेशन ये दोनों समझ चुके हैं। प्रोडक्शन कैसे होता है, साउंड उत्पन्न कैसे होती है, किसी ना किसी तरीके के वाइब्रेशन, कंपन से उत्पन्न होती है। फिर उसका प्रोपगेशन कैसे होता है कि कंपन के आगे अगर कोई मीडियम है तो उस मीडियम के थ्रू साउंड आगे भी बढ़ सकता है। चलिए, ये हो गया 2-3 बातें। अब ये किन मीडियम्स में जा सकता है, इसके बाद आएंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, मैं आपको बताना भूल गया, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव आगे बात करते हैं उसके ऊपर, किस तरह के मीडियम में ये जा सकते हैं। तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों मीडियम में, कैसा भी मीडियम होना चाहिए जो साउंड में को यहां से वहां ट्रांसफर करा पाए। बिना मीडियम के साउंड या कोई भी मैकेनिकल वेव माने आगे नहीं बढ़ सकती है, मैकेनिकल वेव है ये। तो सॉलिड में भी जा सकते हैं और लिक्विड में। सॉलिड मतलब किसी भी तरह का, आयरन में सबसे तेज चलेगा साउंड, मतलब कोई भी सॉलिड जो होता है ना उसके अंदर तेज साउंड जो होता है सबसे तेज होता है। जैसे मान लीजिए कि एक पाइप है या किसी भी तरह का मेटालिक बॉडी है, ये मेटालिक बॉडी एक मान लीजिए मेटल का एक पाइप है। आप देखेंगे कि फिल्मों में भी दिखाते हैं कई जगहों पर ऐसा गुप्तचर वाला टाइप का फिल्म, या कि यहाँ पर अगर आप उसको कुछ माने पीटेंगे, उसको किसी डंडे से उसको मारेंगे या किसी भी तरह के मेटल से दूसरा साउंड करेंगे तो तुरंत ही साउंड यहां तक पहुंच जाता है। तो मेटालिक बॉडी में साउंड सबसे तेज चलता है, सॉलिड, उसके बाद आता है आपका लिक्विड में। लिक्विड बॉडी जैसे मान लीजिए पानी है तो उससे थोड़ा सा स्लो हो जाता है पानी में, और गैस में जो साउंड होती है यानी हवा में जो साउंड ट्रेवल करता है वो सबसे धीरे धीरे ट्रेवल करता है, सिर्फ 343-340 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये तीनों मीडियम में साउंड ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड में सबसे तेज, लिक्विड में थोड़ा कम, और गैस में सबसे स्लो हो जाता है साउंड। जहां वैक्यूम हो जाएगा, गैस भी नहीं रहेगी, वहां साउंड ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा। अब ये ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत नज़दीक होते हैं एक दूसरे के। जैसे देखिए यहाँ पर ये सॉलिड दिखा रहा है, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा नज़दीक है। लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो थोड़ा सा दूर पे हैं, और गैस में सबसे ज़्यादा दूरी पे हैं वो। तो क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे कोई साउंड प्रोड्यूस हुआ, अब मैं मान लीजिए सोर्स लगा दे रहा हूँ यहाँ पे कोई वाइब्रेशन के लिए, वही ट्यूनिंग फोर्क लगा दे रहे हैं, इसमें हमने जाके झटका दे दिया ऐसे करके, मैंने कंपन दे दिया। कंपन देने से क्या होगा, अगर वो सॉलिड में रहेगा तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक में है, तो नज़दीक में होने से क्या होगा, तुरंत ही वाइब्रेशन ट्रांसफर हो जाएगा। ये जैसे ही वाइब्रेट करेगा दूसरे वाले को वाइब्रेट करा देगा, तीसरे वाले को वाइब्रेट करा देगा, तुरंत ही सब लोग ट्रांसफर कर देंगे उसको। लेकिन अगर यही चीज़ लिक्विड में आएगी तो लिक्विड में थोड़ा सा दूर ज़्यादा है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ आने में थोड़ा सा ज़्यादा, माने यहाँ से यहाँ इसको एनर्जी पहुँचाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, माने यहाँ जल्दी हो जाएगा, यहाँ टाइम और ज़्यादा, और क्योंकि दूरी और बढ़ गई है गैस में तो यहाँ और ज़्यादा। यानी सॉलिड में सबसे तेज चलता है ध्वनि, और लिक्विड में थोड़ा स्लो हो जाता है, और गैस में और भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो रफ्तार अगर आप देखेंगे कि गैस के अंदर, वायु में इसका रफ्तार 343 मीटर पर सेकेंड है, माने कम रफ्तार। जल में इसका रफ्तार जो है 1500 मीटर पर सेकेंड, हवा का रफ्तार। और इस्पात में, स्टील में इसका रफ्तार 5000 मीटर पर सेकेंड, मतलब सबसे तेज। कि एकदम बड़ा बड़ा पाइपलाइन है, दूर तक पाइपलाइन में सुनाई दे जाता है। मान लीजिए एक पाइपलाइन मेटल का बना हुआ है जो एकदम रिफाइनरी से आ रहा है, और एयरपोर्ट तक वो पेट्रोलियम या केरोसिन ऑयल जो भी नेफ्था को पहुंचा रहा है, एविएशन फ्यूल होता है बेसिकली, उसको पहुंचा रहा है। और अब दूर में भी अगर मारेंगे जाकर के, पाइप के ऊपर ऐसे करके पीटेंगे, तो आपको बहुत दूर तक सुनाई देगा, क्योंकि बहुत जल्दी ही वहां पर ध्वनि 5000 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो चलेगी। लेकिन वही रफ्तार अगर हवा में बोलेंगे तो मान लीजिए कोई जेट प्लेन गुजरता है, तो जेट प्लेन गुजर जाएगा, उसके बाद आपको आवाज आएगा, क्योंकि हवा में वो ट्रैवल करने में टाइम लगाता है ध्वनि, है ना। कोई आसमान में एरोप्लेन गुजरा, अगर वो जेट प्लेन है तो एरोप्लेन गुजरेगा, अगर फाइटर प्लेन जो ध्वनि की रफ्तार से भी तेज चल रहे हैं, जैसा भी फाइटर प्लेन का ऑलरेडी रफ्तार 1000 या 1200-1300 किलोमीटर के ऊपर ही रहता है, 1600-1700 तक जा सकते हैं। तो ये क्योंकि बहुत तेज चल रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, यहां से इसका आवाज सुनने में, और आप खड़े हैं ग्राउंड पे बहुत नीचे, मतलब ये यहाँ पे मान लीजिए कि 15,000 फीट की ऊंचाई पे है, या 10,000 फीट की ऊंचाई पे है, बहुत ऊंचाई हो गया वो। अब वहां से क्या होगा कि इसका ध्वनि आया कंपन, ये कंपन करता हुआ गया है एयर मॉलिक्यूल को, और इसके कंपन के वजह से अब एयर मॉलिक्यूल्स में एनर्जी शिफ्ट होगा। एयर मॉलिक्यूल्स टकरा टकरा के जब तक यहाँ पहुंचेंगे तब तक तो एरोप्लेन जा चुका होगा, तो एरोप्लेन, फाइटर प्लेन जो होते हैं वो पार कर जाएंगे, तब आपको ध्वनि का रफ्तार यहाँ तक पहुंचेगा, है ना। तो ये भी एक फिनोमेना है। तो हवा में सबसे कम, पानी में थोड़ा सा बीच का 1500 मीटर पर सेकेंड, और स्टील में या सॉलिड में ध्वनि जो है सबसे तेजी से आगे बढ़ती है। क्लियर। तो ये हमने समझा कि किस तरह से स्पीड होता है, स्पीड तय होता है आवाज का, ध्वनि का। एनीवे, वैक्यूम में ये क्यों ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, बड़ा सीधा सा जवाब है। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि इस वाले जगह पे वैक्यूम है, इतने दूर में वैक्यूम का मतलब कि कोई मॉलिक्यूल नहीं है वहां पर। वैक्यूम मतलब हवा भी रहे कम से कम, तो पूरे क्लासरूम में मान लीजिए हवा है, हमको भले दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स तो है, तो ट्रेवल कर जाएगा। लेकिन अगर वैक्यूम है, एब्सोल्यूट वैक्यूम, एब्सोल्यूट वैक्यूम मतलब कि पूरा ही वैक्यूम, एकदम 0% वहां पर पार्टिकल्स हैं, एक भी पार्टिकल नहीं है, तो मान लीजिए यहां पर कंपन हो भी गया, बाई चांस कंपन हो गया, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए यहां तो मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो ये आगे बढ़ेगा कैसे, क्योंकि ये मैकेनिकल वेव है। प्रकाश बढ़ सकता है क्योंकि प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो साउंड वैक्यूम में क्यों नहीं ट्रेवल कर सकते हैं, निर्वात में क्यों नहीं ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे किसी तरह का मटेरियल पार्टिकल नहीं होता है। तो यही, अगर मान लीजिए आप अंतरिक्ष में चले जाएंगे और अंतरिक्ष से चाहेंगे कि मैं बोल के वहां तक अपना बात पहुंचा दूं, तो बोल के आपका बात नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वहां पर मीडियम नहीं है। लेकिन अगर आप हाल फिलहाल में देखेंगे कि कई बार ऐसी न्यूज़ आपको दिखाई देंगी, और न्यूज़ ऐसा है भी, कि अंतरिक्ष में सूर्य का आवाज़ सुनाई दिया गया, या डीप स्पेस में कोई आवाज़ सुनाई, जो ब्रह्मांड का अपना आवाज़ है या किसी गैलेक्सी का अपना आवाज़ है, वो सुनाई दे गया। तो ये कैसे होता है कि अगर साउंड जब ट्रैवल कर ही नहीं सकती है तो आवाज़ सुनाई कैसे दे जाता है। आप देखेंगे ना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, यूट्यूब वीडियो, ये सब में जाकर के खोजिएगा कि व्हाट इज़ द साउंड ऑफ द स्पेस, इंटरस्टेलर स्पेस, या व्हाट इज़ द साउंड ऑफ द सन।
सन कैसा आवाज़ करता है। आवाज़ तो कुछ ना कुछ कर ही रहे होगे वहाँ, क्योंकि जहाँ भी वाइब्रेशन वहाँ कुछ ना कुछ आवाज़ होगा। वो इतनी तेज़ी से अपने एक्सिस पे घूम रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, सबका साउंड होता है। लेकिन स्पेस में ये कुछ साउंड को कैसे सुना गया है ना, ये इस तरह का न्यूज़ अगर आपको दिखा या इस तरह की कौतूहल भरी बातें आपको पता चली कि भाई स्पेस में जब वैक्यूम में साउंड ट्रैवल ही नहीं कर सकता तो इनका साउंड हमने कैसे सुना, तो उसके लिए देखिए इसी वाले बात को थोड़ा सा मैं समझाता हूं जो कि इस केस में एक्सेप्शन है। जैसे देखिए स्पेस में क्या है ना, हर जगह पे वैक्यूम नहीं है, स्पेस फुल्ली वैक्यूम नहीं होता है। वैक्यूम का मतलब कि जहां पे कोई भी पार्टिकल नहीं, लेकिन स्पेस में कुछ पार्टिकल्स होते हैं। जैसे एक होता है सोलर फ्लेयर, सोलर विंड का नाम आपने सुना होगा, कि जब भी जैसे मान लीजिए कि दो तरह से दिख सकते हैं। एक तो ये प्लाज्मा, प्लाज्मा मतलब कि अंतरिक्ष जो है, जैसे इंटरस्टेलर प्लाज्मा इसको कहते हैं। इंटरस्टेलर का मतलब होता है कि तारों के बीच का समूह, इंटरस्टेलर तारों के बीच का एरिया। जैसे हमारा सूर्य एक तारा है तो हमारे आकाशगंगा मिल्की वे में कई अन्य तारे भी हैं, तो इनके बीच में कई जगहों पर इस तरह का प्लाज्मा होता है। इसी प्लाज्मा से, ये जो मैंने आपको पिछले क्लास में क्या बताया था, ऑरिजिन ऑफ अर्थ एंड सोलर सिस्टम के टाइम पे, कि इसी प्लाज्मा से कोई भी सूर्य जो आपका तारा होता है उसका निर्माण होता है, या सौर मंडल का निर्माण हो सकता है, यही प्लाज्मा वाले गैसेस से। तो ये जो प्लाज्मा होते हैं इनके ऊपर साउंड ट्रैवल कर सकता है। अब ये प्लाज्मा का जो पार्टिकल है ना, वो एयर के जैसा पार्टिकल नहीं होता है, ये है तो ये गैस, लेकिन बहुत दूरी पे होते हैं। मतलब अगर आप इस अर्थ के ऊपर कहीं भी चले जाइएगा, माउंट एवरेस्ट जैसा जगह पे भी जहां हवा का घना तो सबसे कम मिलेगा आपको, तब भी वहां बिलियंस ऑफ पार्टिकल मिल जाएंगे 1 सेंटीमीटर में। मतलब 1 सेंटीमीटर छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए इसको मैं 1 सेंटीमीटर मान रहा हूं, तो अगर आप एकदम हिमालय पर्वत पे चले जाइएगा जहां हवा का घनत्व, डेंसिटी बहुत कम होता है, ऊंचाई पे डेंसिटी बहुत कम होगा हवा का, यहां भी अगर आप चले जाइएगा तो बिलियंस, खरबों पार्टिकल हवा के मिल जाएंगे आपको 1 सेंटीमीटर वाले जगह में। लेकिन अगर आप अंतरिक्ष में चले जाइएगा तो ये प्लाज्मा का घनत्व इतना कम है कि 1 सेंटीमीटर में 2 से 3 पार्टिकल मिलेगा, तो घनत्व तो बहुत कम हो गया। लेकिन ये 2-3 पार्टिकल में भी कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो ट्रैवल कर सकते हैं, हाँ, लेकिन उनको सुनने के लिए फिर थोड़ा सोफिस्टिकेटेड डिवाइस लगाना पड़ेगा, क्योंकि उनको ऐसा नहीं कि हमको कैसे भी सुन सकते हैं, नहीं, उनको सुनने के लिए पहले वो सिग्नल को कन्वर्ट करना होगा वॉइस में, तब जाकर के हमको सुनाई देगा। वो जो पार्टिकल के ऊपर ट्रैवल कर रहा है उसका साउंड वेव ट्रैवल कर रहा है, बहुत पतला सा साउंड वेव होगा, बहुत छोटा सा साउंड वेव होगा, उसको पकड़ेंगे और उस साउंड वेव को पकड़ करके, माने उसका सिग्नल को पकड़ करके कन्वर्ट करेंगे हमारे सुनने लायक सिग्नल में जाकर के, तब पता चलेगा हमको। हम लोग अपने कानों से 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर का साउंड, 20 हर्ट्ज के नीचे का साउंड नहीं सुन सकते हैं। तो ये जो साउंड्स होंगे वैसे ही होंगे, तो इसको सुनने लायक बनाने के लिए कुछ व्यवस्था करना होगा, कुछ चेंजेस करना होगा, तो वही उस डिवाइस में चेंज होता है। तो एक जवाब तो ये मिला, क्योंकि वहाँ पर अंतरिक्ष में प्लाज्मा है जो कि बहुत ज़्यादा घनत्व कम है, फिर भी वो प्लाज्मा हमें उसके थ्रू साउंड मिल सकता है। और जो दूसरा हमने देखा यहाँ पर, जैसे ये देखिए 1977 में ये जो वॉयेजर है, इसने इसी तरीके के प्लाज्मा से साउंड को कैप्चर किया। माने इंटरस्टेलर साउंड कैसा होता है, माने 2 तारों के बीच का, या बहुत सारे तारा मंडल है वहाँ पे, उसके बीच का साउंड कैसा होता है उसको इसने कैप्चर किया, और फिर अर्थ पे हमने उसको कन्वर्ट किया सिग्नल को, और उसको हमने सुना। तो बहुत पतला सा एकदम बारीक सा साउंड सुनाई देगा, जैसे कोई चिड़िया है एकदम महीन आवाज़ में वो धीरे धीरे बोल रही है, डरावना टाइप का साउंड भी आपको लगेगा, कोई हॉरर मूवी के जैसा एकदम पतला सा साउंड सुनाई देता है। और यही साउंड है इंटरस्टेलर गैलेक्सीज का। तो ये वॉयेजर ने बताया। उसी तरह जो पार्कर सोलर प्रोब है, तो ये जो पार्कर सोलर प्रोब आप जानते हैं कि सूर्य का वो परिक्रमा करता है, तो पार्कर सोलर प्रोब में भी कुछ डिवाइस थे। तो ये क्या करता है कि जब भी यहाँ से सोलर विंड निकलते हैं, सोलर विंड, उनके अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो आयंस होते हैं, नेगेटिव वो चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो इन चार्ज पार्टिकल्स से भी हवा जो है प्रोपागेट कर सकती है, सॉरी, ध्वनि जो है प्रोपागेट कर सकती है। और अगर आपने बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर लगाया हुआ है, तब भी आप इस ध्वनि को सुन सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ मीडियम, तो यहाँ इसका भी हाल वही है कि डेंसिटी, सोलर विंड में पार्टिकल्स का डेंसिटी बहुत कम होता है। 1 सेंटीमीटर ले लेंगे तो उसमें 2, 3, 4 पार्टिकल दिखाई देंगे, जबकि आप धरती पे कहीं भी चले जाइए जहां हवा सबसे कम घनत्व, तब भी बिलियंस ऑफ पार्टिकल होते हैं। तो यही फर्क है कि साउंड का ट्रैवलिंग जो अर्थ पे होता है, क्योंकि वहां बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं एकदम ये जगह पे,
और अगर आप मान लीजिए कि अर्थ के नॉर्मल जहां हवा का डेंसिटी ठीक ठाक है, सतह पे है, तब तो वहां ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो यहां प्रोपगेशन ज्यादा अच्छे से होगा। लेकिन स्पेस में इन सब जगहों पे क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में बहुत ही 2, 3, 4 पार्टिकल्स हैं वहां पे मौजूद, एटम्स मौजूद है, मॉलिक्यूल्स मौजूद है, तो जो ध्वनि का प्रोपगेशन उस तरह से नहीं होता और उसको सुनने के लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। क्लियर? तो सूर्य का आवाज भी सुना गया, वही सोलर विंड में जो ट्रैवल हुआ था, जो ध्वनि की तरंगें ट्रैवल की थी, उसको हमने पार्कर सोलर प्रूफ के हिसाब से सुना। तो ये दो ऐसी बातें हैं, क्योंकि अगर आपसे कोई मान लीजिए कह दे कि क्या हम लोग वैक्यूम में या स्पेस में साउंड सुन सकते हैं, तो आप तो कहेंगे कि नहीं, क्योंकि स्पेस तो वैक्यूम है। लेकिन तब वो अगर आपके सामने आकर के इस तरह की न्यूज़ दिखा कि देखो सूर्य का साउंड सुना जा चुका है, गैलेक्सीज का साउंड हमने सुन लिया है, तो ये कैसे हुआ जब स्पेस में एब्सोल्यूट वैक्यूम है? तो आपको ये जवाब पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैक्यूम नहीं है स्पेस में, बहुत छोटे छोटे बहुत कम घनत्व वाले पार्टिकल्स हैं, लेकिन पार्टिकल मौजूद हैं प्लाज्मा के रूप में और सोलर विंड से निकलने वाले पार्टिकल्स के रूप में, और इनको सुन करके हम लोग चाहें तो उसके ध्वनि का अनुमान लगा सकते हैं किस तरह का ध्वनि है। तो एनीवे, ये जो हमने ध्वनि के उत्पत्ति अब फिर से इसको कंक्लूड करें कि अब तक हमने क्या सीखा। तो ध्वनि का उत्पत्ति कैसे होगा? किसी न किसी कंपन करने वाले मीडियम, वाइब्रेशन करने वाले मीडियम से। ये कैसे प्रोपागेट होते हैं? हवा के मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स या सॉलिड मॉलिक्यूल किसी में भी प्रोपागेट हो सकते हैं। बस वो मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, एक बार कंप्रेस करेंगे, मतलब दोनों पास आएगा, और एक बार रेरिफैक्शन होगा, कंप्रेशन रेरिफैक्शन, और वेव आगे तक पहुंच जाएगी। तो इसका प्रोपागेशन कुछ इस प्रकार होता है। ये वेव कहां पर प्रोपागेट नहीं कर सकते हैं? तो वैक्यूम में, जहां कोई भी पार्टिकल नहीं, वहां प्रोपागेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि स्पेस में कुछ प्लाज्मा या जो सोलर विंड में जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वहां पर जो ध्वनि है वो ट्रैवल कर सकती है, लेकिन उसको सुनने के लिए बहुत मुश्किल, बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा। तो ये हमने अब तक समझा। यहां तक कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। क्लियर? तो एनीवे, अब आते हैं जो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में बात करते हैं कि साउंड प्रोपगेट कैसे करता है और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या है। लॉन्गिट्यूडनल वेव, अब देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव को ऐसे समझिए कि जब पार्टिकल्स का मूवमेंट, मैंने क्या बोला कि पार्टिकल यहां पर ऑसिलेट करते हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि वेव जो है इस दिशा में, आपने यहां से कुछ बोला, ये सोर्स है या स्पीकर है या कुछ भी है, मान लीजिए स्पीकर है, और आपने यहां से कुछ बोला और जो यहां पे सुनाई देने वाला है, यानी इस दिशा में वेव आगे बढ़ रही है। ध्यान दीजिएगा, इस दिशा में वेव आगे बढ़ रहा है। तो इसमें हमें क्या दिखाई देगा कि जो पार्टिकल्स हैं, अगर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो जो पार्टिकल हैं उनका मूवमेंट कैसे होगा? ये एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, पांचवा पार्टिकल, छठा पार्टिकल, ऐसे करके मैं पार्टिकल्स बना रहा हूं। और यही पार्टिकल में यहां से तरंग उत्पन्न हुई, ये तरंग क्या करेगी, इसको जाकर के इधर जाके ऐसे करके मान लीजिए इसको पुश करेगी, ऐसे होगा। अब ये कभी आगे जाएगा फिर पीछे आ जाएगा टकरा के, फिर ये आगे जाएंगे तो ये भी आगे आएगा, टकराएंगे ऐसे करके, फिर अपना एनर्जी इसको देगा, ये इसको एनर्जी दे देगा, इसको एनर्जी दे देगा, इसको एनर्जी। अब वेव का प्रोपगेशन शुरू हो चुका है। तो आपने क्या देखा कि वेव इस दिशा में आगे बढ़ रही थी, है ना? वेव मतलब यहां से वहां उसको सुनना था, और जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो भी इसी दिशा में है, माने उसके पैरेलल है। ये अगर लाइन देखेंगे वेव का दिशा, और इनका जो मूवमेंट है, इनका मूवमेंट भी ऐसे ही हो रहा है, यानी ये पैरेलल है वेव के दिशा से। तो इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसको हम लोग कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब जब पार्टिकल्स का मूवमेंट वेव के, तरंग के दिशा के पैरेलल हो, समानांतर हो, तो हम लोग उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर में आपको कंप्रेशन, एक बार ये कंप्रेशन होगा जब दोनों पास आएंगे, तो मैं उसको मिटा के दिखा रहा हूं, या फिर ऐसे दिखा दे रहा हूं, कंप्रेशन के लिए दूसरा मॉलिक्यूल यहां बना दे रहा हूं, ये दोनों पास में है ऐसे करके, ऐसे ये दोनों पास में है, तो अभी ये कंप्रेशन वाला स्टेज है, कंप्रेशन। अब ये दोनों एक दूसरे से दूर हैं, टकराने के बाद फिर ऐसे गए, तो ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये इसका रेरिफैक्शन का हिस्सा है, मान लीजिए रेरिफैक्शन। यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या बनता है, कंप्रेशन होता है और रेरिफैक्शन बनता है, क्योंकि वो उसी दिशा में चल रहे हैं, कंप्रेशन हुआ और रेरिफैक्शन हुआ। लेकिन ट्रांसवर्स वेव एक दूसरे तरीके का वेव है। अब ये ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वेव कि मान लीजिए वेव का दिशा तो यही है। अब इसको समझने के लिए अब हम लोग एक और वेव को समझ रहे हैं जिसको हम लोग कह रहे हैं ट्रांसवर्स वेव।
ट्रांसवर्स वेव, ये तो हो गया लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य तरंग, और एक हो जाएगा ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव जिसके अंदर दूसरे तरीके से वेव। अब मान लीजिए इसका जो वेव है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, मतलब वेव कुछ ऐसे जा रहा है इधर आगे की तरफ, लेकिन पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो ऊपर और नीचे हो रहा है। मतलब इसके जो पार्टिकल्स हैं मान लीजिए वो इस तरह से ऊपर नीचे मूवमेंट कर रहे हैं, तो वेव का दिशा हो गया ये, और पार्टिकल्स का दिशा कैसा हो जा रहा है, इसके ठीक परपेंडिकुलर, मतलब इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है ऐसे, वेव का मूवमेंट हो रहा है आगे की तरफ। तो इस तरह के मूवमेंट को हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। जब पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है, पार्टिकल तो यहां भी आगे नहीं जाएगा, पार्टिकल्स कहीं भी मूव नहीं करेगा। कैसा भी वेव ले लीजिए यूनिवर्स के अंदर में, वेव का मतलब ही है कि पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होना, एनर्जी का मूवमेंट होना। तो वेव मतलब ये एनर्जी का मूवमेंट तो हो जाएगा, लेकिन पार्टिकल्स इसमें ऐसे ऐसे नहीं ट्रेवल करके ऐसे ऐसे ट्रेवल करेंगे। तो वो क्या निर्माण करते हैं, क्रेस्ट और ट्रफ का निर्माण। मतलब कि वो पार्टिकल्स एक बार ऊपर जाएंगे तो क्रेस्ट बनाएंगे, क्रेस्ट मतलब उसका टॉप का हिस्सा, और एक बार जब नीचे रहेंगे जिस समय तो वो ट्रफ बना सकते हैं, क्रेस्ट और ट्रफ। तो जब पार्टिकल्स का मूवमेंट ऐसे ऐसे और वेव का दिशा ये है तो उसको हम लोग कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। क्लियर, आसानी से हम लोग समझ गए। इसके लिए एक पिक्चर का रिप्रेजेंटेशन भी यहां आप देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में अंतर क्या है। कि यहां देखिए वेव का मोशन हो रहा है तो ये स्प्रिंग के जैसा, माने पार्टिकल्स का एक बार कंप्रेशन हो रहा है, एक बार रैरिफैक्शन, कंप्रेशन रैरिफैक्शन, ये है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और यहां पर देखिए कि एक जो वेव का मूवमेंट हो रहा है तो उस मूवमेंट में पार्टिकल जो है ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो ध्वनि कैसा है, ध्वनि एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंगे, क्योंकि इसके अंदर कंप्रेशन और रैरिफैक्शन होता है। क्लियर, चलिए, संकुचन और विरलन होता है। अब यहां तक अगर आप समझ गए हैं तो हमें, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव नहीं पढ़ने हैं क्योंकि हम तो ध्वनि को पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बताना जरूरी था कि ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या होगा, तो उसको हमने समझ लिया। अब यहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आगे वेव के इसके और भी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसके अंदर आपको पहला दिखाई देगा वेव लेंथ। वेव लेंथ, तरंग दैर्घ्य। वेव लेंथ का मतलब क्या है कि हम लोग वेव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेव को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे, मान लीजिए ऐसे करके। तो इसके अंदर में मान लीजिए ये हिस्से से, और इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये लाइन को हटाइए, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है वो, हम लोग इसको बीचों बीच ऐसे करके बांट रहे हैं, अगर ऐसे करके वेव। तो इसके अंदर में अगर बोला जाए एक वेव का लंबाई कितना है, तो ये तो पूरा का पूरा एक वेव ऐसे जा रहा है, लंबाई कितना है वेव का, तो एक जगह जहां से ये शुरू हो रहा है ऊपर की तरफ जाना है, इस हिस्से से लेकर के दोबारा जहां से ये उस हिस्से से ऊपर जा रहा है, तो ये जो पूरा लंबाई है ना, यहां से यहां लेकर के समझ लीजिए, मान लीजिए एक धागा है, ये एक धागा है, तो ये जो धागे का लंबाई यहां से यहां तक है, यहां से लेकर के यहां तक, तो इसको कहा जाएगा वेव लेंथ। वेव लेंथ, जैसे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के दुनिया में देखेंगे तो वहां पर हमें एक रेडियो वेव दिखता है, रेडियो वेव, जिससे कम्युनिकेशन होता है, जो आपको सैटेलाइट से भी सिग्नल लेके रेडियो वेव ही चलती है, कहीं भी जो सिग्नल होता है कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स यूज करते हैं। तो वो रेडियो वेव इतना बड़ा होता है कि कई किलोमीटर तक फैला हो सकता है, माने एक वेव जो है उसका वेवलेंथ कई किलोमीटर तक भी होता है। उसी तरह अगर आप देखेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक का जो लंबाई है वही इसका वेवलेंथ है। तो आप चाहे यहां से नापिए, या मान लीजिए इसके हम टॉप से नापना चाहते हैं, इसको हम कह रहे हैं क्रेस्ट, तो इसके टॉप से हम नापना चाहते हैं, तो यहां से लंबाई यहां तक फिर नापा जाएगा, ये भी एक वेवलेंथ ही माना जाएगा, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। लंबाई सेम आएगा उसका। अगर कोई नापना चाहता है यहां से लेकर के उसके नीचे तक, जहां तक वो गया हुआ है, तो आप वहां से लेके वहां तक भी नाप सकते हैं वेवलेंथ, कि जिस जगह पर ये नीचे की तरफ जा रही है, माने जो इसका बॉटम का एरिया है, मान लीजिए ऐसे, यहां से ये ऐसे गया, तो अगर आप यहां से यहां नापना चाहते हैं तो भी नाप लीजिए, ये भी यहां से यहां एक वेवलेंथ ही कहलाएगा। उसका भी लंबाई जितना यहां आ रहा है, जितना यहां आ रहा है, जितना यहां आ रहा है, तीनों जगह पे एक ही आएगा।
तो एक वेव में रेफरेंस पॉइंट ऐसा चूज कीजिए कि या तो बॉटम पार्ट है या टॉप पार्ट है, या जहां से इसका शुरुआत हो रहा है वहां से भी इसका शुरुआत हो रहा है। तो वेव लेंथ का बेसिक सा मतलब कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस। तो मान लीजिए मैंने क्या बताया था, कंप्रेशन होता है वेव में, जैसे एयर मॉलिक्यूल्स को अगर देखेंगे तो इस जगह पे एयर मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, कंप्रेस हो रहे हैं। फिर इस जगह पे मॉलिक्यूल्स क्या दिखेंगे कि एक्सपैंड हो रहे हैं। फिर कंप्रेशन कहां हो रहा है, यहां पे हो रहा है एयर मॉलिक्यूल्स का। और ये पूरा हिस्सा क्या है, रैरिफैक्शन वाला हिस्सा। तो ये हिस्सा कंप्रेशन वाला हिस्सा है, ये हिस्सा रैरिफैक्शन, ये कंप्रेशन। तो दो कंप्रेशन के बीच में हमने डिस्टेंस जो निकाला वही वेवलेंथ है ना। ये तो सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसके पीछे नहीं जाइए। फिजिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहां है कि एयर मॉलिक्यूल्स का यहां दबाव है, फिर एयर मॉलिक्यूल्स खुले, फिर वो बगल वाले को दबाया, फिर वो बगल वाले खुला। तो ये जो दो दबाव वाले हिस्सा, दो कंप्रेशंस के बीच का हिस्से, माने इतने दूरी को एक वेव कहते हैं, माने एक वेवलेंथ कहते हैं। तो वेव का लंबाई दो कंप्रेशंस के बीच का जो दूरी है उसको निकाल करके माने समझा जा सकता है। तो इसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं और डिनोट कहते हैं लैम्डा से, और नापते हैं मीटर में। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि बहुत बड़ी वेव के बारे में अगर जिक्र होगा तो रेडियो वेव से सबसे बड़े बड़े, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में रेडियो वेव बहुत बड़े बड़े होते हैं, एक्सरे बहुत छोटे होते हैं, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे सबसे छोटा होता है, उसका वेवलेंथ सबसे छोटा है। तो रेडियो वेव्स का अगर नापा जाएगा तो कई किलोमीटर्स में वो दिखाई देगा, है ना, मतलब × 10⁻³ मीटर्स तक दिखाई दे सकता है। तो नापते हैं इसको हम लोग मीटर में कि कितने मीटर का इसका वेवलेंथ बन रहा है, और फिर इसका डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो वेवलेंथ समझ गए, ये दो कंप्रेशंस के बीच का लंबाई है या दो रैरिफैक्शंस के बीच का लंबाई है ना। ट्रांसवर्स वेव्स के केस में क्रेस्ट के बीच का लंबाई या ट्रफ के बीच का लंबाई, इसी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। क्लियर? अब यहां तक कोई डाउट होगा? नहीं है, चलिए तो पूछिए। अब देखिए, तो साउंड के प्रोपगेशन में जो पीछे हमने दिखाया था, वेवलेंथ का मतलब क्या है कि कंप्रेशन, यहां देखिए एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्रेशन, और यहां रिप्रेजेंट हो रहा है, ये हिस्सा रिप्रेजेंट हो रहा है रैरिफैक्शन, फिर ये तीसरा हिस्सा जो रिप्रेजेंट हो रहा है ये तीसरा कंप्रेशन। तो इनके कंप्रेशन टू कंप्रेशन के हिस्से को हम लोग एक वेवलेंथ कह रहे हैं। क्लियर? चलिए, अब फ्रीक्वेंसी क्या है दूसरा, एक तो हम समझ गए वेव का लंबाई, अब दूसरा है फ्रीक्वेंसी। इसको कैसे समझे? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितने बार वाइब्रेट होता है एक सेकेंड के अंदर में। जैसे जो भी कंपन हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि हमने इस पेन को कंपन कराया और ऐसे करके ये कंपन कर रहा है, हम इसका आवाज़ सुनना चाहते हैं या इसका जो भी है साउंड वहाँ तक हम रिसीव करना चाहते हैं। तो ये कंपन जब करेगा तो ऐसा ही कंपन एयर मॉलिक्यूल्स में आएगा। तो एक बार में देखिए, एक केस में कंपन कैसा करवा रहा हूँ, ऐसे, ये एक कंपन है। आप बताइएगा फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा है? एक ये कंपन है और दूसरे बार में कंपन कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसे, तीसरे बार में और जोर से हो रहा है। तो कंपन एक सेकेंड के अंदर में कोई चीज कितना ज्यादा बार वाइब्रेशंस करती है, कंपन करती है, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो मुझे आप बताइए कि फ्रीक्वेंसी इस केस में ज्यादा है जो तेजी से हो रहा है, या फिर धीरे धीरे जो हो रहा है कंपन, इस केस में ज्यादा है? ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी पहले वाले केस में ज्यादा है, जिसमें बहुत तेजी से ये मूव कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब कितने वाइब्रेशंस पर सेकेंड हम लोग करते हैं। जैसे F = N/T। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, कितने एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस, T होता है टाइम। तो फ्रीक्वेंसी जब भी आपको निकाला जाए तो कितना वाइब्रेशंस हो रहा है। तो जो चीज में बहुत तेजी से, माने फ्रीक्वेंसी हाई का मतलब कि जो चीज बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रही है, एटम्स का वाइब्रेशन बहुत तेज होता है, या हमारी एटम तो बहुत छोटे लेवल पे चला गया मैं, मान लीजिए कि कोई स्पीकर है, स्पीकर में साउंड बज रहा है, उसका बहुत तेजी से वाइब्रेशन हो रहा है, लेकिन हमने किसी चीज को हिलाया है, ऐसे करके फॉर्क है मान लीजिए कि उस तरह का, तो उसको उतना ज्यादा, माने ट्यूनिंग फॉर्क जो मैं बोल रहा हूँ, उतना ज्यादा कंप्रेशन नहीं मिला, हो सकता है उसको ज्यादा मिला हो, स्पीकर में कम। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसका आवाज उतना ही ऊंचा चला जाएगा, स्वर ऊंचा हो जाएगा। क्लियर? चलिए उस पर बात करते हैं, पिच के ऊपर बात करते हैं। तो पहले फ्रीक्वेंसी को आप समझे, फ्रीक्वेंसी = नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। कि जैसे एग्जांपल, इसको कैसे समझे, फ्रीक्वेंसी से पिच डिसाइड, एग्जांपल से कैसे समझे। एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि जैसे अगर फ्रीक्वेंसी, कोई चीज वाइब्रेट कर रही है, एग्जांपल में मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है ए, ऑब्जेक्ट ए, ये कैसे वाइब्रेट कर रही है, ये एक सेकेंड में
एकदम आसान भाषा में लिख रहा हूं, 1 सेकेंड में 1000 बार वाइब्रेट करती है, 1000 बार वाइब्रेट या कंपन करती है 1 सेकेंड में, 1000 बार। और वहीं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बी जो है, ऑब्जेक्ट बी, ये 1 सेकेंड में मात्र 100 बार वाइब्रेट करती है, 100 बार वाइब्रेट करती है। तो ए का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू, ये फंक्शन ऑफ एफ ऑफ ए नहीं लिख रहे हैं, है ना, जो मैथमेटिक्स जानते हैं वो समझ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू हो गया 1000 हर्ट्ज, इसको हर्ट्ज में रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर, और एफ से दिखाते हैं 1000 हर्ट्ज, यानी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है उसका। अगर किसी चीज का फ्रीक्वेंसी बी है, माने फ्रीक्वेंसी ऑफ बी कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 100 ही बार मूव कर रहा था, तो 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसका हुआ? ये। आवाज ऊंचा किसका रहेगा? पतला आवाज, ऊंचा आवाज किसका रहेगा? ए का। मोटा भारी आवाज किसका रहेगा? बी का, क्योंकि ये कम ही मूव कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए कहीं पे तबला बज रहा है, तबला है या बेस गिटार बजा रहे हैं कहीं पे जिसका भारी आवाज है, तो यानी उसका मतलब कि उसका फ्रीक्वेंसी कम है। और कहीं पे मान लीजिए सीटी है, एकदम पतला सीटी बज के आ रहा है, तो उसका आवाज क्या है? फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। बस इतना ही फर्क है। लेडीज लोगों का वॉइस आप सुनिए तो पतला है, क्यों? फ्रीक्वेंसी हाई है, वोकल कॉर्ड्स ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। और जेंट्स लोगों का आप आवाज सुनिए तो उनका आवाज थोड़ा सा भारी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम है, क्योंकि वाइब्रेशंस कम हो रहे हैं, क्लियर। तो 1 सेकेंड के अंदर में कितने बार वाइब्रेट कोई भी चीज करता है, वही उसका फ्रीक्वेंसी होता है। और उसी से उसका पिच, जो ऊंचाई कितना है, जो तो कहते हैं ना ऊंचा स्वर में गाओ, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, गले का फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ और ऊंचा गाओ। और फ्रीक्वेंसी कम, धीरे धीरे वाइब्रेट करो, मतलब थोड़ा सा भारी होके गाओ, क्लियर। तो ऊंचा सुर लगाना बड़ा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि ऊंचे सुर के लिए वाइब्रेशन वोकल कॉर्ड्स का बहुत तेजी से होना चाहिए, और नीचे वाले सुर के लिए वाइब्रेशंस उतना नहीं। तो ऊंचा सुर लगाने में कभी कभी वॉइस ब्रेक कर जाता है, क्योंकि उतना तेजी से आप वाइब्रेट करा नहीं पाएंगे गले को। जो लोग करा पाते हैं उतना तेजी से वाइब्रेट, उनका ऊंचा स्वर लगता है, पतला आवाज हो जाएगा, क्लियर। चलिए, तो ये होता है फ्रीक्वेंसी। चलिए, तो यहां पे आप देखिए कम फ्रीक्वेंसी, जैसे कि मान लीजिए लो फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज का, तो ये कम फ्रीक्वेंसी वाले आवाज हैं जिसमें कम बार कंप्रेशन रेरिफेक्शन होगा, माने वेव जो है कम फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में देखिए कुछ ही बार ये कंप्रेशन रेरिफेक्शन हो रहा है, माने कम है उसका फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस कम हो रहे हैं, तो ये आवाज हमें भारी लगेगा, क्योंकि देखिए कम है। लेकिन कहीं पे 10,000 बार ये वाइब्रेट कर जा रहा है, यहां पर 60 बार वाइब्रेट कर रहा है 1 सेकेंड में, यहां 1 सेकेंड में 10,000 बार वाइब्रेशन हो रहा है, तो देखिए कितना ज्यादा वो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है। तो हमें जब ये आवाज आएगी तो बड़ा पतला टाइप का आवाज मिलेगा, वो ऊंचा आवाज जिसको कहते हैं, पतला नहीं ऊंचा आवाज, क्लियर। समझ गए? फ्रीक्वेंसी से आवाज पे, पिच पे क्या फर्क पड़ता है? पिच हाई मतलब फ्रीक्वेंसी हाई, ये वाला है पिच हाई, हाई पिच यानी ऊंचा स्वर। और ये क्या है? पिच लो मतलब नीचा सुर, जहां पे फ्रीक्वेंसी कम है ना। चलिए, तो ये होता है फ्रीक्वेंसी ऊंचा या नीचा होने से क्या होता है। अब इसके बेसिस पे, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे कि कितने बार वाइब्रेशन कर रहा है वो सोर्स, तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हमने 3 भागों में बांटा हुआ है, माने ह्यूमन रेंज जो सुनने का है उसके आधार पे। तो हमने क्या किया है, एक रेंज रखा है जो ऑडिबल रेंज है, कि 20 हर्ट्ज, मतलब 1 सेकेंड में जो भी स्रोत है वो सिर्फ मात्र 20 बार वाइब्रेट कर रहा है 1 सेकेंड में, तो इसका आवाज भी इंसान सुन सकता है। और कोई ऐसा स्रोत जो 1 सेकेंड में 20,000 बार वाइब्रेट करता है, इसका भी आवाज इंसान सुन पाएगा। यानी ऑडिबल रेंज क्या है? श्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, इतना आवाज हम लोग सुन सकते हैं। इस तरह के कंपन का रेंज हम लोग सुन सकते हैं। अगर इससे कम हो गया, मान लीजिए 20 हर्ट्ज से कम, तो इसको हम लोग कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। मतलब 20,000 से 20 हर्ट्ज से कम, माने 1 सेकेंड में 20 से भी कम बार वो वाइब्रेट कर रहा है, यानी वो इंफ्रासोनिक साउंड है, हमको वो सुनाई नहीं देगा। और कोई चीज अगर मान लीजिए 20,000, 1 सेकेंड में 20,000 बार से ज्यादा बार वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका भी आवाज हमें नहीं सुनाई देगा।
यानी ऑडिबल रेंज क्या है, ये 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। समझे? तो चलिए, ये होता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इंफ्रासोनिक साउंड ये नेचर में कहां कहां प्रोड्यूस होता है, माने इतना कम वाइब्रेशन वाला साउंड कहां कहां प्रोड्यूस होता है, और अल्ट्रासोनिक साउंड कहां कहां प्रोड्यूस होता है या इसका इस्तेमाल क्या है। यही क्वेश्चंस बार बार आते हैं, तो हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं कि जो इंफ्रासोनिक साउंड है, पहले तो आप समझ गए इंफ्रासोनिक साउंड मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहता है, यानी जिस स्रोत से आवाज आ रही है उसका वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा कम है। तो ये है इंफ्रासोनिक साउंड। तो इसको हाथी यूज करते हैं इस तरह के साउंड को, मतलब ये ऐसा साउंड है कि हाथी लोग जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं बहुत कम वाइब्रेशन के साथ प्रोड्यूस करते हैं, बहुत भारी साउंड है वो, इतना भारी कि इंसान उसको सुन ही नहीं सकता है। तो हाथी लोग आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इस तरह के साउंड निकालते हैं। और क्या होता है, कभी कभी जब भूकंप आता है या वोल्केनिक इरप्शन होता है उस समय भी इंफ्रासोनिक साउंड हमें सुनने को मिलता है। इंफ्रासोनिक साउंड मतलब ये वाइब्रेशंस इतने कम हैं कि वो साउंड हम लोग सुन ही नहीं पाएंगे उसमें। अब देखिए, इससे क्या होता है कि कई बार आपने सुना होगा कि पशु पक्षी जो होते हैं, कई पशु पक्षी ऐसे होते हैं जिनको प्राकृतिक आपदा का पता पहले ही लग जाता है, उनको पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। क्यों? क्योंकि उससे आने वाले जो भी इंफ्रासोनिक साउंड है वो लोग सुन पाते हैं। कुछ जानवर सुन पाते हैं, हम लोग नहीं सुन पाते हैं। तो जानवर वो स्थान पहले ही खाली करके भाग जाते हैं या चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उनको अर्थक्वेक से निकला हुआ साउंड पहले मिल गया है, क्योंकि और अर्थक्वेक बाद में आने वाला है। तो जानवरों को कहते हैं ना हम लोग ऐसे करके कि जानवरों को पहले पता लग जाता है कि कोई भूकंप आने वाला है या कोई वोल्केनिक इरप्शन, प्राकृतिक आपदा आने वाली, जानवर को पहले। क्यों? क्योंकि उससे उत्पन्न हुआ जो इंफ्रासोनिक साउंड है इंसान नहीं सुन पाएगा वो, लेकिन वो जानवर सुन पा रहा है। जो हाथी होंगे उनको पहले पता लग जाएगा भूकंप आने वाला है, क्योंकि उस भूकंप में इंफ्रासोनिक साउंड जनरेट होगा, बहुत कम वाइब्रेशन वाला, वो हाथी सुन पा रहा है। तो हाथी पहले भाग जाएगा वहां से या सुरक्षित जगह भागने की कोशिश करेगा। और आप ये सब रीड कर पा रहे हैं तो आप भी आगाह हो जाएंगे, भाग जाएंगे वहां से। तो कुदरत के अंदर कुदरती तौर पे इस तरह से ये साउंड जनरेट होते हैं। या कभी कभी जो समुंदर होते हैं, ओशियन वेव्स या तूफान जब समुद्र में आने वाला होता है उस जगह पे भी कुछ साउंड इस तरह का आने लगता है, माने जो बहुत इंफ्रासोनिक साउंड होता है, बहुत कम वाइब्रेशन पे बनता है। और जो समुद्री पक्षी उड़ते रहते हैं उनको कभी कभी पता चलता है कि तूफान आने वाला है, इसलिए वो दूसरे तरीके से बिहेवियर शुरू कर देते हैं। तो पुराने जमाने में लोग इस तरह से पशु पक्षियों का व्यवहार देख कर उनको लगता था कि भाई कुछ प्राकृतिक आपदा आने वाला है या चाहे जो भी आने वाला है। अब उसी तरह से जो अल्ट्रासोनिक साउंड है, अल्ट्रासोनिक, तो अल्ट्रासोनिक साउंड यानी बहुत ज्यादा वाइब्रेशन से, बहुत तेज वाइब्रेशन से आने वाला साउंड। तो ये साउंड अक्सर वो लोग यूज करते हैं, जैसे ये सोनार में भी यही चीज यूज होता है कि जैसे चमगादड़ है, इसका आप जानते हैं कि शिकार करने के लिए रात में उड़ता रहता है। तो चमगादड़ क्या करता है, कीड़े का पता लगाने के लिए, दूसरे किसी जो इसको खाना है उसका पता लगाने के लिए क्या करेगा, अल्ट्रासोनिक साउंड फेंकेगा। वो अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होगा, टकरा के वापस आएगी, चमगादड़ को पता लग जाएगा कि इस एरिया में है। तो चमगादड़ ऐसा अल्ट्रासोनिक साउंड निकालेंगे जो इंसान नहीं सुन पाता है, वो आवाज जो कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे निकाला गया साउंड है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सोनार यूज करते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, कि समुद्र के नीचे क्या है पता लगाने के लिए, इसी तरह के अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी पानी के नीचे छोड़ते हैं और उससे टकरा करके जब वो ऊपर आता है उसको रीड करते हैं। रीड करने के बाद पता चलता है कि वो किस गहराई पे है या ऑब्जेक्ट वहां पे कहाँ पे है साउंड से। तो अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल क्या है कि सोनार में ये साउंड हम लोग यूज करते हैं। अदरवाइज चमगादड़ जो है नेचर में कीड़ों का पता लगाने के लिए, कीड़े मकोड़े या किसी भी चीज़ जो इनके खाने लायक चीज़ है उसका पता लगाने के लिए इस तरह के साउंड का इस्तेमाल करते हैं। चमगादड़ यहाँ पे उड़ रहा है, वो साउंड निकालेगा ऐसा अल्ट्रासोनिक साउंड, बहुत तेज वाइब्रेशन वाला साउंड, वो जाके कीड़े का साउंड सुन के फिर वापस आएगा, इसको पता चल जाएगा वो कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे है उसका, वो जाके खा लेगा उसको। और फाइनली डॉल्फिन भी इस तरह का साउंड यूज करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए और आगे क्या है पता लगाने के लिए। जैसे गैंजेटिक डॉल्फिन हो गया, गैंजेटिक डॉल्फिन ब्लाइंड होता है, अंधा होता है, तो अल्ट्रासोनिक साउंड से ही वो पता लगाते हुए रेडार सिस्टम जैसा वो लेके चलता है, टकरा टकरा के ध्वनि आते रहते हैं, उसको पता चलता है यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है ना। तो साउंड से ही ये जो मूवमेंट्स होते हैं आगे बढ़ते हैं, है ना। अदरवाइज आप दूसरा कोई मीडियम नहीं है आपके पास, टकरा के आने का जुगाड़ जो है साउंड के वेव में ही है। एनीवे, अब है इसी तरह से शिप और सबमरीन किस तरह से, देखिए अल्ट्रासोनिक वेव को यूज करते हैं इसी तरह के भारी भरकम साउंड को। चलिए उसका मैं आगे दिखाता हूं इको वाले सेक्शन में।
आगे उसका बात करेंगे कि वो लोग कैसे सोनार में वही चीज़ें यूज़ करती है। सोनार का मैं इको वाले पोर्शन में दिखाता हूँ। एनीवे, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए वेव। मतलब वेग, किस स्पीड से वो ध्वनि का माने ध्वनि का रफ्तार क्या है, रफ्तार, वेग, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इनके बीच में क्या रिलेशन है ना, रफ्तार। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, बस इसको इतना याद रखिए और बहुत आसान है समझना कि मतलब स्पीड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है कि मान लीजिए किसी चीज का रफ्तार है, इसका रफ्तार है मान लीजिए 343 मीटर पर सेकेंड, कि हवा में इन एयर साउंड का रफ्तार है 343 मीटर पर सेकेंड उस जगह पे। तो अगर मान लीजिए कि स्पीड फिक्स हो गया, ये फिक्स स्पीड है, तो v इज इक्वल टू 343 इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर किसी चीज का वेवलेंथ बहुत बड़ा है, मान लीजिए उसका वेवलेंथ लंबा है, और अगर उसको 343 के ही स्पीड पे चलना है तो फ्रीक्वेंसी को घटाना पड़ेगा। और अगर किसी चीज का फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ा है और 343 पे ही चलना है तो वेवलेंथ घटाना पड़ेगा। फिर समझ पा रहे हैं? बहुत आसान चीज है समझने के लिए कि मान लीजिए कि इसका फ्रीक्वेंसी 343, अगर कुछ यूनिट दे दे, मान लीजिए कटेगा कैसे, इसको 340 कर देते हैं, कैलकुलेशन के लिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं 340, कि हवा में लगभग 340 मीटर पर सेकेंड है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए एक केस में, दो केस लेके समझते हैं ताकि इसका फिजिकल मीनिंग समझ में आए। एफ इंटू लैम्डा का मतलब क्या है, वेग बराबर फ्रीक्वेंसी गुने वेवलेंथ का मतलब क्या होता है उसको समझिए। जैसे देखिए दो केस क्या है यहां पर, एक केस में जो है इसका जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी दिया है, रफ्तार सेम है, रफ्तार 340 मीटर पर सेकेंड इसका रफ्तार है, इस ध्वनि का रफ्तार है, और ये दो जगहों से प्रोड्यूस हो रही है, मतलब दो स्रोत से। एक जगह कोई स्पीकर है, मान लीजिए स्पीकर से प्रोड्यूस हो रहा है, और एक जगह पे कहीं कोई हाथी बोल रहा है, ये हाथी है, और ये हाथी जो है ये भी ध्वनि निकाल रहा है। क्लियर? अब हाथी भी ध्वनि निकाल रहा है और ये भी ध्वनि निकाल रहा है, लेकिन दोनों ध्वनि जो है रफ्तार दोनों का एक ही है, एक ही टाइम पे हमको सुनाई दिया है। तो रफ्तार अगर एक ही है तो यानी दोनों का वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी में कुछ फर्क होगा। तो हम लोग पहले स्पीकर का फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ देखते हैं कितना है, और फिर देखते हैं कि हाथी का फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कितना था उसके ध्वनि के तरंग का। देखिए पहली चीज ये ना कि कुछ लोग डरने लगते हैं हमेशा, मैंने इस तरह के एग्जाम्पल इक्वेशंस देख के मन में डर बैठने लगता है। अरे इक्वेशन आपको एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो चीज हमने यहां बात किया ना उसको प्रैक्टिकल दुनिया में विजुअलाइज करने के लिए मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ता है। मैथमेटिकल इक्वेशन आपको डराने के लिए नहीं है। मैथमेटिकल इक्वेशन सिर्फ किसी जो कहा हुआ बात है उसको फिजिकल दुनिया में विजुअलाइज कैसे कर पाइएगा, इमेज देता है उसको मैथमेटिक्स या इक्वेशंस उस चीज को आकार दे सकते हैं। ये जो पूरा मैथ्स है वही स्टडी ऑफ फॉर्म्स है, इसको फॉर्मल साइंस कहते हैं, कि किसी का आकार का स्टडी ही मैथमेटिक्स है, फॉर्मल साइंसेस। एनीवे चलिए, तो हमने यहां ये इक्वेशन हम जानते हैं, एक जगह पे स्पीकर से आवाज, एक जगह हाथी का आवाज आ रहा है, और हमें यह देखना है कि अगर दोनों आवाज एक ही स्पीड से चल रहा है, लेकिन हाथी का आवाज तो अलग है, इसका अलग है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में कुछ अंतर है। बात समझ में आई? तो चलिए हमने स्पीकर का आवाज चेक किया, मान लीजिए इसके आवाज का ये था, फ्रीक्वेंसी था 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 20 हर्ट्ज। और हाथी का जब हमने चेक किया तो हाथी का जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो आ रहा है 10 हर्ट्ज, मान लीजिए 10 हर्ट्ज, कि हाथी का फ्रीक्वेंसी मैंने पहले बोला थोड़ा सा कम होता है, इसका फ्रीक्वेंसी जो आ रहा है मान लीजिए 20, या और बढ़ा देते हैं 10 के जगह पे इसको कर देते हैं 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। यानी जो वेव ये निकाल रहा है इस वेव के लंबाई में अंतर है। कैसे अंतर होगा? अब इस जगह पे उसका वैल्यू डालिए कि इस जगह पे लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा, ये
इस केस में लैम्डा इज इक्वल टू 340 डिवाइडेड बाई यानी 3.4 मीटर। और इस जगह पे दोनों का मतलब मैं समझा रहा हूं, इस जगह पे क्या आ रहा है, लैम्डा का वैल्यू आ रहा है 34 मीटर, 34 मीटर। यानी दोनों का वेवलेंथ अलग अलग है। हाथी जो वेव बना रहा है अपने ध्वनि से, हाथी जो वाइब्रेशंस प्रोवाइड कर रहा है अपने वोकल कॉर्ड से, उसका वेव जो बन रहा है वो बहुत लंबा है। अगर इसका वेव दोनों का बनाए हम लोग तो कैसा बनेगा देखिए, है ना। अगर रफ्तार सेम है, फ्रीक्वेंसी ऐसा ऐसा है, तो इसका जो वेव बनेगा वो मान लीजिए इतना बड़ा सा वेव है ऐसे करके। यानी दो कंप्रेशन के बीच में अगर हम देखना चाहते हैं, इसका वेव ऐसा है, दो कंप्रेशन ऐसे करके, तो इससे और इसके बीच का लंबाई कितना हो जाएगा टोटल, हाथी वाले केस में 34 मीटर। इनका जो वेव है 34 मीटर का वेव है। और इस केस में, स्पीकर वाले केस में अगर हम लोग बनाएंगे तो ये जो है छोटा हो जाएगा, मतलब यहां इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, क्योंकि तो ये कितना, यहां से लेकर के यहां तक मात्र 3.5 मीटर का है, 3.4 मीटर। अभी समझ में आया कि फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ में क्या फर्क है। कि अगर ध्वनि का रफ्तार एक समान है तो उसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में अंतर होगा, अगर वो दो अलग अलग सोर्सेस से निकल रहा है। अगर किसी जगह पे एक स्पीकर ही बज रहा है और उसका रफ्तार भी उतना ही है, ध्वनि का रफ्तार 343 ही आ रहा है, तो यानी उसका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एक ही जैसा होगा। अगर वो सेम स्पीकर है तो, सेम हाथी है तो ये सेम ही वैल्यू आएगा। लेकिन एक जगह पे एक स्पीकर है, एक जगह पे एक हाथी है, तो यानी उसका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दोनों अलग अलग हो सकते हैं। यही फर्क है फ्रीक्वेंसी, माने यही रिश्ता है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेग में, स्पीड में, है ना। यानी इसका सोर्स ज्यादा स्पीड में वाइब्रेट कर रहा है, इसका सोर्स कम स्पीड में वाइब्रेट कर रहा है, तो वेवलेंथ लंबा। इसका ज्यादा स्पीड में वाइब्रेट तो वेवलेंथ छोटा, है ना। और वेवलेंथ छोटा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, यानी ये ऊंचा स्वर है। वेवलेंथ बड़ा और ये फ्रीक्वेंसी छोटा, यानी ये निचला स्वर है, भारी भरकम आवाज है। ये पतला आवाज है, ऊंचा स्वर है, ये भारी भरकम। इसका पिच कैसा होगा, इसका पिच होगा हाई, यानी ये ऊंचा स्वर है। इसका पिच कैसा होगा, ये पिच होगा लो, ये नीचा स्वर है। कितना आसान है समझना साउंड को, है ना। चलिए, यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन, ताकि वो रिलेशनशिप हमें आसानी से समझ में आ जाए। क्वेश्चन बड़ा इजी, एग्जांपल के लिए क्वेश्चन है कि एक ऐसा जो वेव है उसका आप स्पीड निकालिए, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 100 है और जिसका वेवलेंथ 3.4 है। मतलब इसका वेव का जो लंबाई है, ये जो वेव है इसका लंबाई है 3.4, ये लंबाई हो गया 3.4 मीटर, और फ्रीक्वेंसी हो जा रहा है 100, माने फ्रीक्वेंसी ये 1 सेकेंड में 100 बार वाइब्रेट कर रही है। तो इसका हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, पीछे ही वाला क्वेश्चन का जैसा है कि v स्पीड, v ध्वनि का रफ्तार निकालिए, ध्वनि का वेग निकालिए, वेग निकालिए। तो ध्वनि का वेग निकालने के लिए v इज इक्वल टू हो जाएगा f इंटू लैम्डा, f इंटू लैम्डा यानी 100 गुने 3.4 यानी 340 मीटर पर सेकेंड। यानी यही ध्वनि का रफ्तार है नॉर्मल जो हवा में होता है 343 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 340 मीटर पर सेकेंड। वही चीज को यहां पर अब ध्वनि का रफ्तार पूछ रहा है, वही क्वेश्चन में। आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि ध्वनि का रफ्तार क्या है, वैसे भी इसका न्यूमेरिकल आएगा तो बहुत सिंपल है, तो सिंपल डिस्टेंस बाय टाइम का फॉर्मूला होता है इसके अंदर, और कुछ नहीं, है ना। हाँ, साइन फंक्शन माने वेव को पढ़ना मुश्किल है कि वेव के अंदर में न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, है ना। मैकेनिकल वाइब्रेशंस करके एक हमारा लगता है कि 3rd या 4th सेमेस्टर में एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही हुआ करता था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल वाइब्रेशंस। किसी चीज़ में वाइब्रेशन का आ जाना तो बड़ा कॉम्प्लेक्स भी लगता था वो चैप्टर। मैकेनिकल वाइब्रेशंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज भी है, और जहाँ डिजायर्ड होता है वाइब्रेशन वहाँ लाना भी एक चैलेंज है, जितना का ज़रूरत है वाइब्रेशंस की। एनीवे, आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है, उस उतना वाइब्रेशंस को लाया गया, डिज़ाइन किया गया, बनाया गया है कि इतना ही वाइब्रेशन होना चाहिए, यही सेफ है। एनीवे, तो हमने ये देखा कि स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या संबंध है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए,
अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशनशिप है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशनशिप क्या निकला, तो उसी इक्वेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं कि इनके अंदर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है। कैसे कि जैसे देखिए, मान लीजिए कि स्पीड इज इक्वल टू वी, सॉरी स्पीड का मतलब हो गया v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है ना। और स्पीड को हम कोई कांस्टेंट मान ले रहे हैं कि इससे नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट स्पीड है, एक ही मीडियम का स्पीड हम मान के चलें, ये कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट का वैल्यू मान लीजिए k रख दिया हमने, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू लैम्डा। और जब ये कांस्टेंट हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज वेरीज एज 1/f, ऐसे ही आएगा। यानी लैम्डा जो है, वेवलेंथ जो है, फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। समझ गया कि जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और जब फ्रीक्वेंसी घटेगा तो लैम्डा बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है। यानी अगर आपको स्पीड एक समान चाहिए, जो मैंने शुरू से यहां बात कर रहा हूं, तो अगर फ्रीक्वेंसी ऊंचा रखना है तो वेवलेंथ छोटा रखना पड़ेगा, सेम स्पीड कांस्टेंट पे। और अगर फ्रीक्वेंसी कम रखना है तो आपको वेवलेंथ लंबा करना पड़ेगा उसके लिए। जो हाथी वाले केस में आपने देखा, कम फ्रीक्वेंसी, वेव बड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, वेवलेंथ बहुत लंबा रखना होगा, ताकि आप उसी रफ्तार को, उसी वेग को अचीव कर पाएं जो चाहिए। क्लियर, आसानी से समझ गए। तो ये था रिलेशनशिप स्पीड, वेवलेंथ और उसके बीच में। अब एक चीज दिखेगा, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अब टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड का मतलब सिंपल सा यही कि देखिए, जैसे एक पेंडुलम हमने बनाया, इसी पेंडुलम को एयर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ये पेंडुलम हमने बनाया, अब ये पेंडुलम क्या करेगा, ये मान लीजिए इसका बीच का पोजीशन था, मीन पोजीशन जिसको कहते हैं, यहां पे वो पेंडुलम अक्सर अगर छोड़ देंगे तो वहां रहेगा। जब हम उसको एक तरफ लाके डिस्टर्ब कर देंगे, ये डिस्टर्बेंस का मतलब ये डिस्टर्ब कर दिया तो वो हो गया। तो ये एक एक्सट्रीम केस है यहाँ, फिर ये यहां से ऐसे जाएगा और फिर ये वापस आएगा। तो ये एक इसका साइकिल है ना। फिर से मैंने वहां जाकर के वहां जाना, एक साइकिल, एक कंपन, मतलब यहां से लेकर के यहां तक आने में वो एक पूरा का पूरा टाइम पीरियड है, एक कंपन निकालने में। जैसे मान लीजिए कि ये एक फोर्क है ऐसे करके, और इसको हमने मारा है, तो एक बार जो ये कंपन अपना कंप्लीट करेगा ना, इधर जाएगा फिर इधर आएगा, ऐसे करके एक बार, उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। कि टाइम पीरियड का मतलब कि ये एक बार होने में, ये पेंडुलम ऐसे जाने के ऐसे आने में, अपने पोजीशन पे आने में कितना समय लेता है, कितना सेकंड लेता है। हो सकता है 1 सेकंड ले, 2 सेकंड ले, 4 सेकंड ले। बहुत बड़ा पेंडुलम हमने ले लिया, बहुत दूर ले जाके छोड़ रहे हैं, तो यहां से वहां गया, वहां से आया, हो सकता है 2 सेकंड लग जाए, 3 सेकंड लग जाए, है ना। वाइब्रेशन हमने कुछ बोला, इतने पिच में बोला कि एयर का जो मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन हुआ, हो सकता है कि वो वाइब्रेशन बहुत ही स्लो था, तो वो ऐसे गया ऐसे आया, माने हो सकता है कि कई माइक्रो सेकंड उसमें लग जाए। तो एयर का जो टाइम पीरियड मतलब कि एक साइकिल, एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, टाइम पीरियड उसको कहते हैं। तो टाइम पीरियड में क्या मैथमेटिकल रिलेशन है कि F इज इक्वल टू 1/T, माने फ्रीक्वेंसी बराबर रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। जैसे एग्जांपल देखिए कि एक टर्निंग फोर्क कंप्लीट 100 वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, यही वाला टर्निंग फोर्क है। तो 1 सेकेंड में ये दिखा रहा है कि ये 100 वाइब्रेशन ऐसे करके कंप्लीट कर ले रहा है 1 सेकेंड बीतने में, माने इतना तेजी से वो जा रहा है कि 1 सेकेंड में 100 वाइब्रेशन कंप्लीट कर ले रहा है। तो उसका बताइए कि यहां पर फ्रीक्वेंसी कितना है, सॉरी वाइब्रेशन दे ही दिया है 1 सेकेंड में, तो टाइम पीरियड दे दिया है T1 1/100। क्लियर। तो यहां पे हमें T निकालना है, टाइम पीरियड, कि एक वाइब्रेशन में 100 वाइब्रेशन 1 सेकंड में, तो एक वाइब्रेशन कितना 0.01 सेकंड में, सीधा उसको ये कर देना है। यानी एक वाइब्रेशन करने में इसको 0.01 सेकंड लग रहा है, इसी को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को 1 से सीधे डिवाइड कर देना, जितना भी उसका फ्रीक्वेंसी मतलब वाइब्रेशंस, कितना वाइब्रेशंस होता है ना। इसके जगह पे क्वेश्चन बदल दे कि इफ ए टर्निंग फोर्क कंप्लीट्स 100 वाइब्रेशन, अगर एक टर्निंग फोर्क का माने फ्रीक्वेंसी है मान लीजिए 1000, तो टाइम पीरियड निकालिए। टाइम पीरियड का मतलब कि एक बार उसको वाइब्रेट करने में कितना समय लगता है, तो 1/1000 हो जाएगा, तो 0.001 सेकंड आ जाएगा।
तो टाइम पीरियड मतलब एक बार वाइब्रेट करने में कितना टाइम लगा, तो यूजुअली बहुत कम टाइम होगा क्योंकि 1 सेकंड में कई बार वाइब्रेट कर जाएगा वो। तो एक बार वाइब्रेट करने में कितना समय लगा, 1 से डिवाइड कर दीजिए, निकल जाएगा। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में ऐसा रिलेशनशिप। अब आते हैं विस्थापन, सॉरी आयाम, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जैसे ये वेव है, मान लीजिए इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि ये कितना मैक्सिमम इसका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो मैंने एक वेव बनाया ऐसे और दूसरा वेव बना रहा हूं इसी वाले पे, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन उसका कर रहा हूं। एक वेव है कुछ ऐसा, एक वेव कुछ ऐसा है। आप बताइए एम्पलीट्यूड, विस्थापन किसका मैक्सिमम है या किसका कम है। तो यानी मान लीजिए पीला वाला जो है वो ए है, तो ए का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कुछ इतना ज्यादा है, वो मान लीजिए कि यहां पे 5 यूनिट है, 5। और जो ये बी जा रहा है जो हल्का ब्लूइश टाइप का है, माने व्हाइट टाइप का, इसका है मान लीजिए कि 2 यूनिट। तो इसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा 2 और इसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा 5। यानी एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा है, तो पहले वाले पीले वाले वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है। समझ में आया? एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। मान लीजिए हमने यहां पर 2 लिया है, ऐसे मान लीजिए ये पेन है, इसको हम ऐसे मार के वाइब्रेट करें, ये वाइब्रेट करने लगेगा। तो हमने क्या किया, एक बार में ऐसे मारा, हल्का सा मारा, तो ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। मतलब उसको अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मान लीजिए ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, इस तरह से हमने उसको मारा है, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। तो एक केस तो ये है। अब दूसरा केस देखिएगा और एम्पलीट्यूड चेक कीजिएगा, हमने इसको इतनी जोर से मारा कि अब ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। यानी एम्पलीट्यूड बड़ा किसका हो गया, जब हमने इसको ज्यादा बल से धक्का लगा दिया है। तो यानी ये वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स का उनके मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, अगर इसी पेन का डायग्राम यहां बनाया जाए कि ये मान लीजिए इसका मीन पोजीशन था, पेन हमारा ऐसे था, हमने क्या किया है कि एक केस में 2 सेम डायग्राम बनाते हैं 2 केस के लिए। एक बार हमने पेन को कैसे किया है कि पेन जो है हमारा ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, मतलब यहां तक जा रहा है, फिर वो वाइब्रेट करके यहां तक चला रहा है, इतना हो रहा है। और एक केस में वो इतना ज्यादा आकर के यहां से फिर यहां जाता है, फिर ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, मतलब इतना ज्यादा। तो ये 2 केस में, एक में वाइब्रेशन थोड़ा सा माने उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपने मीन पोजीशन से कम है, एक में बहुत ज्यादा है, यानी एम्पलीट्यूड इसका ज्यादा है। एम्पलीट्यूड इस वाले वाइब्रेशन में ज्यादा है, आ रहा है, और इस वाले वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड आयाम जो है थोड़ा छोटा मिल रहा है, कम मिल रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे आप मान लीजिए कोई ढोल ले लीजिए, वो ढोल को नॉर्मली कोई हल्का हल्का ऐसे करके बजा रहा है, यानी एम्पलीट्यूड उसी ढोल का कम मिलेगा, ऐसा दिखेगा। लेकिन एक बार जोर से ऐसे करके मार दिए हमने, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, ऐसे करके बढ़ेगा, क्योंकि अब डिस्प्लेसमेंट अचानक से ज्यादा होने लगा पार्टिकल्स का। तो जोर से एक ही बार मारेंगे तो एक झटके से जोर से आवाज आएगा, फिर हमने धीरे धीरे बजाना शुरू कर दिया। या मान लीजिए जोर से ही मारते रह गए तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया उसका। तो वाइब्रेशन में कितनी दूरी तक वाइब्रेट हो रहा है वही। तो अगर मैथमेटिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफ में दिखेगा कि हमने यहां पर ढोल को इतनी जोर से मारा था कि वो यहां तक पहुंचा दिए थे उसको हम लोग वाइब्रेशन, और यहां हमने ढोल को इतनी धीरे से मारा था कि वो यहीं तक रह गया था उसका एम्पलीट्यूड। माने उस समय एयर मॉलिक्यूल्स जो आसपास जो साउंड को पहुंचा रहे थे, इस केस में एयर मॉलिक्यूल्स यहां तक पहुंच गए थे, माने उसमें ज्यादा वाइब्रेशन आ गया था, और एक केस में वाइब्रेशन थोड़ा सा कम रह गया था। इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, अपने मीन पोजीशन से कितनी दूरी तक वाइब्रेट कोई चीज कर रही है ना। तो एम्पलीट्यूड ज्यादा। तो अगर एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है तो तेज ध्वनि आएगी। अब इसका संबंध है लाउडनेस से, जैसे फ्रीक्वेंसी का संबंध है ऊंचाई से, पिच से, तो एम्पलीट्यूड का संबंध है लाउडनेस से। हमने क्या किया, हाई एम्पलीट्यूड का मतलब कि हमने जोर से मारा, उसमें ढोल जो बजा रहे थे उसमें जोर से मारा तो लाउड साउंड आएगा, यानी एम्पलीट्यूड ज्यादा किया था। हमने एम्पलीट्यूड कम रखा, लो एम्पलीट्यूड रखा, तो यानी कम साउंड है, धीरे से हमने बजाया तो कम साउंड आपको मिलेगा, लाउडनेस कम, क्योंकि हमने क्या किया, एम्पलीट्यूड छोटा रखा उसका, पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट हुआ। और धीरे मारेंगे और थोड़ा सा वाइब्रेट होगा। तो पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट अपने जगह से कितना हो रहा है वाइब्रेशन के समय, है ना, एम्पलीट्यूड से। तो एम्पलीट्यूड जुड़ा हुआ है लाउडनेस के साथ और वाइब्रेशन जुड़ा हुआ है पिच के साथ, कि ज्यादा वाइब्रेशंस होंगे तो उसके ज्यादा फ्रीक्वेंसी होंगी तो उसका हमने माने ज्यादा ऊंचा साउंड आपको मिलेगा, ज्यादा पतला टाइप का साउंड मिलेगा, और एम्पलीट्यूड ज्यादा करने से ज्यादा तेज आवाज आएगी। तो आप समझ गए कि आपको साउंड ऊंचा चाहिए तो आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ाना होगा, और आपको साउंड तेज चाहिए तो एम्पलीट्यूड बढ़ाना होगा।
धीमा साउंड चाहिए तो एम्पलीट्यूड कम रखना होगा, और आपको भारी भरकम आवाज चाहिए तो फ्रीक्वेंसी कम रखना होगा, है ना। वेवलेंथ को उससे इन सबसे कोई मतलब नहीं। चलिए, तो ये हमने समझा यहां पर कि इसका मतलब क्या होता है। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, या कुछ नहीं समझे हो तो पूछिए। यस, कितने लोग हैं? आप लोग कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए, अब आगे बढ़े हम लोग। एम्पलीट्यूड, लाउडनेस, यही मैंने बोला यहां पर जो पीछे दिखाया है कि छोटा वेव है, एम्पलीट्यूड छोटा है इसका, माने ये कम दूरी तक हो रहा है, तो यानी कम आवाज मिलेगा। लेकिन यही हमने बढ़ा दिया, यहां पर बहुत बड़ा सा स्पीकर लगा दिया है, 10 स्पीकर लगा दिया, तो लाउडनेस बढ़ गया, एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स को बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है वो। जैसे बड़ा स्पीकर आप देखिएगा तो बड़ा स्पीकर क्या, तो वाइब्रेशन एकदम दिखाई देगा आपको, बड़ा वाइब्रेशन। छोटे छोटे स्पीकर का तो दिखागा भी नहीं वाइब्रेशन, है ना। चलिए, अब लाउडनेस वर्सेस पिच, इसके बारे में हमने जस्ट अभी बात किया कि लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे, आयाम पे, और पिच किस पे, आवृत्ति पे। पिच मतलब ऊंचाई, ये हमने जस्ट अभी डिस्कशन किया। अब क्या है ना कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे, क्योंकि साउंड पे रिसर्च दुनिया में सबसे कम हुआ है, साउंड के बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं, क्योंकि रिसर्च ही नहीं हुआ, साउंड को कैप्चर करने का कोई तरीका ही नहीं। इलेक्ट्रिसिटी को आप कैप्चर कर सकते हैं, उस पर ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन साउंड को कैप्चर नहीं किया जा सकता है एक जगह पे कि हम साउंड पकड़ के बैठ गए। तो साउंड क्योंकि पकड़ में नहीं आएगा तो उस पर रिसर्च कम हुआ है। तो एक जैसे मान लीजिए अगर लाउडनेस और एम्पलीट्यूड में कोई रिश्ता पूछ दिया कि बताइए क्या रिश्ता है, तो लाउडनेस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ये स्क्वायर लिखा हुआ है ना, लाउडनेस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल माने नहीं है, बस एक नॉर्मल सा बनाया हुआ रूल है, ऑथेंटिक किसी टेक्स्ट बुक में ये रूल नहीं दिखेगा, नॉर्मल सा रूल बनाया हुआ है कि अगर किसी चीज़ का लाउडनेस हम लोग बढ़ाएंगे तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर में बढ़ेगा। चलिए, ये नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एनीवे, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर वही चीज़ है कि ढोल जो है बहुत ज़्यादा लाउड है ना, सीटी उतना लाउड नहीं है लेकिन फ्रीक्वेंसी ऊंचा है। दूर से कोई सीटी मारेगा तो पतला सा आवाज दूर से हमको सुनाई दे जाएगा, लेकिन कोई दूर में ढोल बजाएगा वहां तक धाएं धाएं सुनाई देगा कान में। तो इसका ढोल जो है इसका आवाज भारी है, लेकिन क्या है कि इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। और सीटी क्या है, कंक्लूड कर रहे हैं, यही चीज हमने जस्ट पीछे बात किया है कि सीटी इसका बेसिकली फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एम्पलीट्यूड छोटा है, इसलिए ध्वनि जो है ऊंचा सुनाई देता है, दूर से सुनाई देता है। अब आते हैं जो इसका आखिरी सेगमेंट है, वो है रिफ्लेक्शन, कि साउंड का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। अब जैसे मानिए साउंड रिफ्लेक्ट करता है, इसका ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचर है कि अगर किसी जगह पे हम मान लीजिए कुछ यहाँ से साउंड कोई प्रोड्यूस होगा ऐसे करके, कोई स्पीकर रखा हुआ है मान लीजिए, तो इसका साउंड अगर कोई उधर सरफेस है वैसा, तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर पीछे भी आएगा। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक, वो इसका नेचर है। इसी से तो हम लोग बहुत सारे चीज़ पता लगाते हैं ना कि साउंड टकरा के वापस आ जाता है। एब्जॉर्ब करने वाला मीडियम रहेगा तो नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए हमारे ये स्टूडियो में आएंगे तो हमने बहुत जगह पे उस तरह का एकॉस्टिक फॉर्म लगा के रखा है कि टकरा के वापस नहीं आ जाए। टकरा के वापस आएगा तो साउंड का क्लैरिटी नहीं आएगा माइक में, है ना। मेरा साउंड आएगा एक बार माइक में, फिर इसका इको भी माइक में चला जाएगा, तो साउंड का क्लैरिटी खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हर जगह पे साउंड डिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब ऐसा सरफेस बना के रखा है हर जगह पे, ऐसे ऐसे करके काटा काटा जैसा, कि साउंड आए डिफ्लेक्ट हो जाए, इधर उधर डिफ्लेक्ट होकर के टूट फूट जाए साउंड का वेव, है ना, वो रिफ्लेक्ट नहीं करे। लेकिन कहीं पे मान लीजिए कि ये कांटा काटा नहीं रहता, एक सॉलिड सरफेस, कांच लगा देते चारों तरफ, तो साउंड जाता है टकरा के वापस आया। तो रिफ्लेक्शन भी साउंड करता है। साउंड कैन रिफ्लेक्ट जब ये किसी हार्ड सरफेस पे पड़ता है तो, क्लियर। और इसी को हम लोग इको कहते हैं, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि। अब मामला ये है कि आपको किसी चीज का प्रतिध्वनि क्यों कब सुनाई देगा। जैसे मान लीजिए कि एक खाली कमरा ले लिया है, लेकिन कमरा बहुत छोटा सा है ना, कमरा माने पूरा खाली है, प्रतिध्वनि हमेशा होगा, लेकिन कान तक सुनाई, ह्यूमन ईयर कैसे उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि प्रतिध्वनि आ रही है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक छोटा कमरा लिया है और उस जगह पे वो खाली कमरा, सब तरफ सॉलिड सरफेस है, तो आवाज निकलेगा, वो रिफ्लेक्ट होकर आपके कान तक आएगा। लेकिन होगा क्या कि जब तक ये आवाज आप सुन लेते हैं और जो लौट के आपको आवाज आ रहा है, दोनों एक ही टाइम पे आ जाएगा, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाइएगा। लेकिन अगर क्या होगा कि वो जो आवाज दोबारा लौट के आ रही है, मतलब आपने साउंड से बोला और वो आज टकराई और टकरा के फिर आपके कानों पर रही है, अगर मान लीजिए 0.1 सेकेंड के भी बाद होगा तो आपको इको सुनाई दे जाएगा। इको मतलब कि बार बार वही साउंड दोहराते हुए आना, प्रतिध्वनि होना। जैसे आप पहाड़ों में जाइएगा, पहाड़ बहुत दूर दूर होता है,
आप जाकर के वहाँ कुछ चिल्लाए, पहाड़ों से वो साउंड टकराया और आपके कानों तक दोबारा आएगा, तो आपको दोबारा सुनाई देगा। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में हो सकता है 1 आध सेकंड बीत जाता है, साउंड वहाँ तक गया, क्योंकि उसका स्पीड तो 340 मीटर पर सेकंड है, साउंड वहाँ जाएगा, जाने के बाद वो उस पर टकराएगा, वापस आएगा, तब तक हो सकता है 5 सेकंड बीत जाए, या 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड बीत जाए। तो मिनिमम जो 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए कि जो ओरिजिनल साउंड बोला गया और जो टकरा के जो साउंड आ रहा है, मिनिमम उस पर 0.1 सेकंड का लैग होना चाहिए, तभी दोनों, हमारा मस्तिष्क दोनों साउंड में अंतर कर पाएगा, वरना ये अंतर नहीं कर पाएगा, तो हमें इको सुनाई नहीं देगा। एनीवे, तो ये इको सुनने के लिए, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो गया, इसको प्रतिध्वनि कहते हैं। तो प्रतिध्वनि को, खैर ये तो प्रतिध्वनि का इसमें एप्लीकेशंस है। अगर मैं यहाँ बनाऊँ, एक पिक्चर हम लगाए भी थे मेरे ख्याल से, वो पिक्चर को अगर देखें कि प्रतिध्वनि को सुनने के लिए फॉर्मूला क्या है, d = VT/2। इस पे आते हैं, 0.1 सेकंड कैसे निकलता है उसको भी मैं समझाता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। एनीवे, यहाँ पे डायरेक्ट है, यहाँ लिखे कि अगर आपने यहाँ से कुछ बोला, ऐसे करके गया और पहाड़ से टकराया, अब ये वापस जा रहा है, तो एक डिस्टेंस d और दूसरा डिस्टेंस वापस आना 2d वो तय करता है। तो यहाँ से यहाँ तक वापस आने में मिनिमम अगर 0.1 सेकंड का समय नहीं रहेगा, दोनों में गैप नहीं लगेगा, तब आपको वो इको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि दोनों साथ में आ जाएगा, दिमाग उसको पढ़ ही नहीं पाएगा कि ये अलग साउंड आ रहा है। तो ये साउंड यहाँ से टकरा के वापस आने में मिनिमम 0.1 सेकंड का समय चाहिए। क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये डिस्टेंस निकालो भाई, ये डिस्टेंस, कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए ताकि आपको इको सुनाई दे, तो हमें ये डेटा तो पहले से पता है कि मिनिमम कितना टाइम लगना है, 0.1 सेकंड होना चाहिए, यहाँ से आकर के यहाँ तक मैंने मिनिमम 0.1 सेकंड होना चाहिए, तभी दिमाग उसको पढ़ पाएगा कि इको हो रहा है, साउंड की प्रतिध्वनि आ रही है। तो हमें एक वैल्यू पता है कि 0. हमें खाली डी निकालना है, कितना डिस्टेंस, तो उसको यहीं अगर कैलकुलेट कर लें तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, इतना ही हम लोग जानते हैं। अब देखिए डिस्टेंस टोटल कितना है, एक डिस्टेंस मान लीजिए इसको d मानते हैं, तो d जाने में ध्वनि को लगा, फिर वापस भी आना है तो 2d, d प्लस d, इतना समय लगेगा। और नीचे है टाइम, मतलब हमें टाइम 0.1 सेकेंड दिया हुआ है कि मिनिमम 0.1 सेकेंड होना चाहिए तभी, यानी 2d बाई 0.1 सेकेंड, यही है। और स्पीड क्या है, स्पीड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, क्योंकि यहां पे एयर है, तो एयर में स्पीड कितना, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इक्वल टू, इसको 340 हम लोग कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो हमें कितना मिलेगा डी का वैल्यू, डी का वैल्यू आ जाएगा यहां पर, ऐसे करके देखते हैं कि डिस्टेंस का वैल्यू d इज इक्वल टू 340 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 2, ये कटा 170 हुआ, इंटू 1, यानी मिनिमम 17 मीटर होना चाहिए। कि किसी चीज का इको सुनने के लिए ये जो डिस्टेंस है मिनिमम 17 मीटर का होना चाहिए, तभी जाके आपको इको सुनाई देगा, है ना। 17 मीटर ज़्यादा नहीं होता है, 17 मीटर मतलब उतना दूर पे कोई रहेगा 15-17 मीटर पे, तो वहाँ से आपको उसका इको सुनाई दे जाएगा, क्योंकि वहाँ तक आवाज़ को जा करके वापस आने में 0.1 सेकेंड का समय लगता है। एयर के मीडियम में पानी रहेगा तो पानी में स्पीड और बढ़ जाता है, पानी में तुरंत आवाज़ वापस आ जाएगा। और अगर ये सॉलिड है, माने लोहे का पाइप, लोहे का चदरा वो है, तब तो स्पीड और जल्दी माने और तुरंत आ जाएगा, तब इको सुनना और मुश्किल हो जाएगा, है ना। मिनिमम जो टाइम लगना चाहिए 0.1 सेकेंड और मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर का होना चाहिए, है ना। अब इसी फॉर्मूला को, यही इको वाले सिस्टम को, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को यूज करके हमने बनाया हुआ है सोनार, मतलब वो जो है सोनार, ये देखिए सोनार, मतलब सोनार का जो फॉर्मूला, सोनार का मीनिंग होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेविगेशन मतलब समुंदर के अंदर नेविगेट करना, नेविगेशन एंड रेंजिंग, रेंज का पता लगाना है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेविगेशन मतलब समुंदर के अंदर चलाना अपना शिप या जो भी चीज़ आप कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि नीचे क्या है, उसका जानकारी के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक अल्ट्रासोनिक बीम नीचे जाएगी
और वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, बीम बोल दिया, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव नीचे जाएगी और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर आएगा। तो आपके जहाज में उसको भेजने वाला अल्ट्रासोनिक सेंड करने वाला ट्रांसमीटर भी है और उसको रिसीव करने वाला भी है, और उसको रिसीव करके आप बता सकते हैं कि नीचे क्या है। ठीक है ना। ओशन फ्लोर का मैपिंग ऐसे ही किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। सोनार ऐसे काम करता है। तो आप ओशन के नीचे, क्योंकि पानी है तो पानी में लगभग 1500 मीटर पर सेकेंड का रफ्तार हो जाएगा, और अल्ट्रासोनिक मतलब 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का फ्रीक्वेंसी उसमें भेजेंगे, मेगा हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी भेजेंगे। उतने हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी कितना जल्दी वापस आके आपको बता देगा कि नीचे क्या है। तो ये मान लीजिए बोट चल रहा था, ये सेना का बोट है, उसको अचानक से यहाँ पता चल गया कि नीचे सबमरीन है और नीचे सबमरीन आ रहा है, तो तुरंत वो अलर्ट हो गया कि सबमरीन है, ये ऊपर से कोई टॉर्पीडो नहीं मार दे या कुछ नहीं मार दे, पता चल गया उसको। उसी तरह सबमरीन है, सबमरीन भी नीचे इसी तरह पता लगाते हैं, या सामने में पता लगाते हैं कि क्या जा रहा है ना। सबमरीन के पास पेरिस्कोप भी होता है, लेकिन वो इस तरह के सिस्टम माने अल्ट्रासोनिक साउंड वेव से ही ऑपरेट होते हैं। क्लियर। और इसी तरह आप देखेंगे कि और भी क्या चीज़ें होती है। तो एप्लीकेशन जैसे सोनार तो ये हमने देख ही लिया। एक और एप्लीकेशन है इसका, अल्ट्रासाउंड जो किया जाता है, जो पेट में चेक करने के लिए कि क्या है, तो वहाँ भी साउंड जाता है, अल्ट्रासोनिक साउंड, वो टकरा के वापस आता है और एक इमेज क्रिएट होता है। और उस इमेज को देख करके वो देखिएगा इमेज कुछ ऐसा बनता है, साउंड का वेव, साउंड गया, साउंड वेव, और टकरा के वापस आ रहा है, तो उससे कुछ इमेज क्रिएट हुआ, उससे पता चलता है कि क्या है ये, है ना। एक ट्रेंड आदमी रहेगा, उसको पता रहेगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, तो उससे पथरी का जांच हो जाता है, जो गर्भ में बच्चे हैं उसका पता चल जाता है। तो साउंड के ये सब कुछ एप्लीकेशंस हैं। कोई डाउट? तो चलिए, तो आज के क्लास में हमने समझा साउंड होता क्या है, उसका प्रोपागेशन कैसे होता है, वो एक लॉन्गिट्यूड वेव है या कैसा वेव है, मैकेनिकल वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो हम समझ पाए। प्लस जब वो आगे जाते हैं उनका और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, ये सभी एक प्रॉपर्टीज़ है। स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, इन सब में रिश्ता क्या है, ये सारा कुछ हमने यहाँ पे समझा। ज़्यादा एम्फेसिस हमने किया वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और थोड़ा सा स्पीड, इनके बीच में रिश्ता, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा हमने फोकस किया। क्योंकि मैंने मेंस मास्टर नोट्स आपको पहले ही दे रखा है, इसलिए मैं इसका डिक्टेशन नहीं करवा रहा हूँ, यहाँ पे लिखवा नहीं रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं आपको लिखवाता कि इस साउंड क्या है, उनसे जुड़ी हुई सारी चीज़ों को 1 by 1 मैं आपको लिखवाते चलता। क्लियर। तो आपको सारा कुछ मैंने पहले ही लिख के रात में ही दे दिया था, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा, आसानी हो गया। तो अब इसको आप समझ लीजिएगा। हाँ, अब इनमें कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, अभी उतना समय नहीं है, तो इसको फटाक से इस टॉपिक को तैयार रखिए, ताकि एग्ज़ाम में लिख के तैयार रखिए 1000 वर्ड में, ताकि एग्ज़ाम के अंदर सीधे आपको लिखने में कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं हो। तो चलिए, इनसे जुड़ा हुआ कोई भी डाउट होगा तो पूछ लीजिए। ये था आज का पहला टॉपिक। अब आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर अगले क्लास में।